पुस्तक 41 अध्याय 8 नागापेडे। दहाड़ से उत्पन्न आघात तरंग उस विशाल प्राणी से बाहर की ओर फैल गई, जिससे अंतरिक्ष भी कांप उठा और सिहर उठा। ये दहाड़ अकेले ही हेगेमॉन्स को भारी नुकसान पहुंचाने में सक्षम थी, लेकिन फिर भी यह जी निंग के तलवार दाव क्षेत्र से थोड़ी कमजोर थी। निंग के पास पहुंचने से बहुत पहले ही तलवार की रोशनी की उन अंतहीन धाराओं ने इसे रोक दिया था। यह विचित्र चीज क्या है? गोलियों के आदर्श ने पूछा। सिथिलैंड्स के कई खतरनाक इलाकों को सील कर दिया गया है और उनमें से कुछ इलाकों में डाउगार्ड टावर हैं, निंग ने कहा। डाउगार्ड टावरों की ताकत अलग अलग होती है। जाहिर है कि किसी हेगेमॉन का डाउगार्ड टावर किसी एक्सल्ट के डाउगार्ड टावर जितना मजबूत नहीं हो सकता। जिस डाउगार्ड टावर से हम मिले वह उतना मजबूत नहीं था। उसका मालिक निश्चित रूप से सिथे एक्सल्ट नहीं था। हालांकि सभी डाउगार्ड टावरों में कई तरह के हमले होते हैं, जिनमें लंबी दूरी के हमले, दुश्मनों को पकड़ने के लिए जाल, नजदीकी हमले और एक अंतिम कामिकेज हमला शामिल है। एक आत्मघाती हमला। गोलियों का आदर्श आश्चर्यचकित था। उदाहरण के लिए इस डाउगार्ड टावर का इस्तेमाल नागपीड नामक एक जीव को दबाने के लिए किया गया था। निंग ने हंसते हुए कहा। डॉन वॉर के दौरान भी हमारी टीम को ऐसे केवल 19 जीवों का ही सामना करना पड़ा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज मैं उनमें से किसी एक से टकरा जाऊंगा। ये बहुत दुर्लभ बात थी कि डाउगार्ड टावर के नीचे इतना शक्तिशाली प्राणी छिपा हुआ था। यही कारण था कि निंग ने खुद को भाग्यशाली कहकर मजाक उड़ाया था। ऑटोक और कल्टीवेटर सभ्यताएं सभी एक ही विशाल खगोलीय इकाई में रहती थीं, जिसे उनका कैओस्वज कहा जाता था, जबकि सिथे एक अलग कैओस्वज से आते थे। कैओस्वज अनंत शून्य में सबसे बड़े खगोलीय पिंड थे, लेकिन शून्य में कुछ अन्य जीव भी थे। कुल मिलाकर ये जीव कैओस्वज में रहने वाले प्राणियों की तुलना में कम बुद्धिमान थे, क्योंकि केवल कैओस्वज की जीवंतता ही वास्तव में परिपूर्ण प्राणियों और अविश्वसनीय आकृतियों को जन्म दे सकती थी, जो अराजकता के स्वामी बन गए। अनंत शून्य में रहने वाले जीव कुछ हद तक हीन थे, लेकिन उनमें से कई अद्भुत शक्ति के साथ पैदा हुए थे। हालांकि उनकी कम बुद्धि के कारण उन्हें आसानी से नियंत्रित किया जा सकता था और उनका इस्तेमाल किया जा सकता था। ऑटोक्स ने एक बार 2 अजीब जीवों का वध किया था जो शक्ति में ऑटोक्स के बराबर थे। दोनों ही अनंत शून्य से आए थे। जब सिथे ने निंग के कैओस्वज पर आक्रमण किया तो उन्होंने न केवल दाव द्वारा अपने हमलों को सशक्त बनाने का लाभ खो दिया, बल्कि विदेशी कैओस्वज द्वारा भी उनका दमन किया गया। यही कारण था कि स्थानीय साधक अपने आक्रमण को इतना कठिन बना पाए। लेकिन अनंत शून्य में वहां वे दाव द्वारा न तो शक्तिशाली हुए न ही दबे। परिणामस्वरूप वे कहीं अधिक शक्तिशाली हो गए और शून्य में रहने वाले कई विचित्र प्राणियों को बंदी बनाने में सक्षम हो गए। ये जीव काफी शक्तिशाली है। यह शायद सिथे एक्सल्ट के बराबर है, निंग ने कहा। सिथ एक्सल्ट के बराबर? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? पैरागॉन के चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। इसे मुझ पर छोड़ दो, निंग ने कहा। विशालकाय प्राणी का निचला सेंटीपीड शरीर थोड़ा आगे की ओर खिसक गया। उसका विशाल सिर सीधे उस क्षेत्र की ओर केंद्रित था जहां निंग था। सिल्वर गोल्डहॉर्न्स, निंग और पैरागॉन ऑफ पिल्स सभी वहां मौजूद थे। मार डालो, मार डालो, मार डालो, नागापेडे गुर्राया। क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? निंग ने कहा। उसकी आवाज सीधे उस प्राणी के कानों में पहुंची। नागपीड ने निंग को एक क्रूर, पागल नजर से घूरा। अचानक उसने एक भयंकर चीख मारी और आगे की ओर झपटी। उसका कनखजूरे जैसा शरीर रेंगती हुई रोशनी की एक लकीर की तरह आगे की ओर भागा, जो सीधे निंग की ओर जा रही थी। एक और जो पागल हो गया है। सिथे द्वारा पकड़े गए इनमें से कई जीव अंततः पागल हो जाते हैं। निंग ने अपना सिर हिलाया। ये शक्तिशाली जीव ज्यादा बुद्धिमान नहीं थे, लेकिन कम से कम आम इंसानों के बराबर तो थे। हालांकि ये तो पागल जैसा था। फुफ, वह अविश्वसनीय गति से आगे की ओर भागी। निंग और गोलियों का प्रतिरूप बहुत दूर थे और तलवार की रोशनी की अनगिनत धाराएं नागपीड का रास्ता उनकी ओर रोक रही थीं। इसलिए उसने अपना ध्यान सिल्वर गोल्डहॉर्न्स की ओर मोड़ दिया। मार, मार, मार। वह पास के सिल्वर गोल्डहॉर्न के पास उड़ी, फिर उसकी ओर बढ़ी। उसकी विशाल संगमरमर जैसी उंगलियों ने सिल्वर गोल्डहॉर्न को मजबूती से पकड़ लिया, जो जोर जोर से चीख रहा था और संघर्ष कर रहा था। काश वह किसी खिलौने जैसा था जिसे संगमरमर के चिमटों ने मजबूती से जकड़ लिया हो। नागपीड ने अपनी उंगलियां भींच लीं, जिससे सिल्वर गोल्डहॉर्न के शरीर की सतह पर दरारें पड़ गईं। क्लैक, 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 बूम। सिल्वर गोल्डहॉर्न कुचलकर मर गया। निंग ने ये देखकर भौहें चढ़ाईं। वह बहुत शक्तिशाली है। सिथे केवल सबसे भयानक रूप से शक्तिशाली जीवों को लेकर आए थे, जिन्हें उन्होंने कैओस्वज के बाहर अनंत शून्य में पाया और गुलाम बनाया था। इनमें से हर एक जीव में सर्वनाशकारी शक्ति थी। उसकी मुट्ठी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह नागपीड स्पष्ट रूप से फ्लेमिंग गॉड से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। वह सिथे एक्सल्ट को भी टक्कर दे सकती थी। मार, मार। वह यही एक शब्द गरजती रही और एक बार फिर आगे बढ़ी। उसकी उंगलियां एक और सिल्वर गोल्डहॉर्न को पकड़ने के लिए धुंधली सी गति कर रही थीं। उसकी लंबी, पतली सफेद उंगलियां एक बार फिर कस गईं, जिससे वह दूसरा सिल्वर गोल्डहॉर्न चकनाचूर हो गया। वह जो कुछ भी देखती उसे मार डालती और नष्ट कर देती। अब तक उसके मन में कोई स्पष्टता नहीं रही थी। वह पूरी तरह पागल हो चुकी थी। दरअसल वह पागल हो चुकी थी और एक ऐसे प्राणी में बदल चुकी थी जो सिर्फ हत्या के लिए ही जीता था, इससे पहले कि उसे डाउगार्ड टावर द्वारा बंद कर दिया जाता। बेचारी औरत। निंग दूर से चुपचाप देख रहा था, क्योंकि वह सिल्वर गोल्डहॉर्न्स को दूर रखने के लिए अपनी तलवार की रोशनी का उपयोग करना जारी रखे हुए था। समय बीतता गया। कुछ सिल्वर गोल्डहॉर्न भागने लगे, लेकिन स्वॉर्ड दाव क्षेत्र ने उन्हें भागने की कोई जगह नहीं दी। निंग ने उनमें से हर एक को नागपीड की ओर खदेड़ दिया, जिसने उन सभी को कुचल दिया।
उन्हें वश में करने और इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं था। आखिरकार आज तक साधक सिल्वर गोल्डहॉर्न को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं खोज पाए थे। क्रंच क्रंच क्रंच। एक पत्थर के अजगर को नागपीड ने पकड़ लिया और उसे दोनों हाथों से पकड़कर जोर जोर से खींचा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर नागपीड ने पत्थर के अजगर को काटने के लिए अपना सिर नीचे किया। क्रंच। इस बार पत्थर का अजगर 2 टुकड़ों में टूट गया। लगभग 1 केतली चाय उबालने जितना समय लगने के बाद सभी सिल्वर गोल्डहॉर्न और दोनों पत्थर के अजगर विशालकाय नागपीड द्वारा मारे जा चुके थे। निंग की बात करें तो अब तक उसने उस जीव पर वार किए बिना बस अपना तलवार दाव क्षेत्र बनाए रखा था। मार डालो। नागपीड ने अपना पूरा ध्यान दूर निंग और गोलियों के प्रतिरूप पर केंद्रित कर दिया। उस क्षेत्र में केवल वे ही जीवित प्राणी बचे थे। मालकिन, कृपया थोड़ी देर के लिए मेरी संपत्ति की दुनिया में प्रवेश करें, निंग ने कहा। पैरागॉन जानती थी कि वह निंग का ध्यान भटकाने का जोखिम नहीं उठा सकती। उसने तुरंत कहा, सावधान। यह निश्चित रूप से अब तक का सबसे भयानक जीव था जो उसने देखा था। उसने सोचा था कि सिल्वर गोल्डहॉर्न्स बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन इस विशालकाय नागापीड ने उन्हें कीड़ों की तरह कुचल दिया था। चिंता मत करो। निंग ने अपना हाथ हिलाया और पैरागॉन को अपनी संपत्ति दुनिया में ले गया। मार मार मार। विशालकाय नागपीड निंग की ओर दौड़ते हुए चिल्लाया। तलवार दाव क्षेत्र के पास उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं था। झनकार। निंग ने उत्तर धनुष तलवार निकाली, फिर धीरे से खुद से बुदबुदाया, मुझे उम्मीद है कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि 3 वार में ही उससे छुटकारा पा सकूं। विशाल नागपीड निंग की ओर तेजी से आगे बढ़ा और धरती को हिला देने वाली शक्ति का ऐसा आभामंडल उत्सर्जित कर रहा था जो ब्लेसन शासक से भी कहीं अधिक भयावह था। कैओस्वर्स के बाहर अनंत शून्य में उसने ठीक इसी तरह एक पूरे खगोलीय पिंड का विनाश कर दिया था। अनंत शून्य में रहने वाले प्राणियों में वह निश्चित रूप से शक्ति के शिखर पर थी, लेकिन पकड़े जाने पर वह एक पागल जानवर में बदल गई थी जो वध के लिए ही जीता था। दुर्भाग्य से निंग की शक्ति इस कैओस्वर्स में होने से बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी शक्ति दाव की शक्ति से नहीं बल्कि उसके अपने शरीर से आती थी। नतीजतन अनंत शून्य में और कैओस्वर्स में रहने के बीच उसकी शक्ति में लगभग कोई अंतर नहीं था। झपटा। एक चमकदार सुनहरी तलवार जैसी रोशनी की लकीर प्रकट हुई जो पूरी तरह से अवरुद्ध न होने वाले अंदाज में आगे की ओर बढ़ रही थी। ये सीधे विशालकाय नागपीड के शरीर में जा लगी, जो बेहद मजबूत होने के बावजूद उसे रोक नहीं पा रहा था। वार 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 वार। तलवार की रोशनी उसके शरीर के अंदर कुल 6 बार प्रकट हुई। अंततः वह कांप उठी और उसकी आंखें धुंधली पड़ गईं। उसका विशाल शरीर हवा में रुकते ही तेजी से सिकुड़ने लगा। उसकी छाती पर लगी चोट से रोशनी की एक किरण निकली। वह निंग थी, हाथ में उत्तर धनुष तलवार लिए। मुझे कुल 6 बार वार करना पड़ा, उसके बाद ही मैं एक घातक वार कर पाया। खनक। निंग ने उत्तर धनुष तलवार को वापस म्यान में डाल लिया। इस जीव का हर अंग एक अनमोल खजाना है और इसके कई उपयोग हैं। निंग ने हाथ हिलाकर नागपीड के विशाल शरीर को अपनी संपत्ति दुनिया में खींच लिया। इसके बाद उसने एजियोरफिएंट और पैरागॉन ऑफ पिल्स को छोड़ दिया। डार्कनॉर्थ, अभी अभी मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे एस्टेट वर्ल्ड में नागपीड की लाश देखी है। गोलियों की प्रतिमूर्ति के चेहरे पर आश्चर्य और प्रसन्नता के भाव थे जब वह प्रकट हुई। उसने तुरंत निंग का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। तुमने उसे बहुत जल्दी निपटा दिया। ऐसा लगता है कि तुम सचमुच शक्ति के अथाह स्तर तक पहुंच गए हो। बहुत पहले ऑटॉक्स ने मुझे इन जीवों की कमजोरियों के बारे में बताया था। इससे मेरे लिए इस जीव से निपटना बहुत आसान हो गया, निंग ने कहा। कोई मूर्ख ही इस जीव से सच्ची लड़ाई लड़ सकता था। इन सभी जीवों के शरीर के अंदर कमजोरियां थीं, लेकिन उनके बाहरी आवरण इतने मजबूत थे कि केवल निंग और ऑटॉक्स ही उन्हें आसानी से खत्म कर सकते थे। डाउगार्ड टॉवर पर नियंत्रण रखने वाले छोटे प्राणी को उम्मीद थी कि वह शक्तिशाली प्राणी निंग को थकाकर उसकी इस तरह से हत्या कर देगा। सच तो ये है कि इस विश्वास के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सिथे के बीच वह एक निम्न दर्जे का सेवक था जिसने पहले कभी किसी ऐसे डाउलॉर्ड का सामना नहीं किया था जो डाउमज में असफल रहा हो, फिर भी एक शाश्वत ओमेगा डाउ पर नियंत्रण रखता हो। जब उसे लगा कि नागपीड निंग को थका देगी तो वह अनुमान पर काम कर रहा था, और अगर निंग को नागपीड के बारे में कुछ भी पता नहीं होता तो वह वाकई बहुत बड़ी मुसीबत साबित होती। डार्कनॉर्थ से निपटने के लिए नागपीड ही छोटे प्राणी की एकमात्र उम्मीद थी, लेकिन वह बहुत दूर रह गई। डार्कनॉर्थ, क्या अब विनाश को बचाने का समय आ गया है? गोलियों के आदर्श ने पूछा। अभी नहीं, अभी उन आयामों को भेदकर उन्हें बचाना बहुत मुश्किल होगा, निंग ने कहा। बंद आयामों को पुनर्व्यवस्थित करके आयामी हॉलवे श्रृंखलाएं बनाई गई थीं, जिन्हें भेदना बेहद मुश्किल था। ये सभी आयाम बेहद स्थिर थे क्योंकि इन्हें डाउगार्ड टॉवर से ऊर्जा मिलती थी। अब जब डाउगार्ड टॉवर नष्ट हो गया है तो ये सूखी नदियों की तरह हो जाएंगे। ये अपनी खर्च की गई ऊर्जा को फिर से भर नहीं पाएंगे। अंततः ये वापस सामान्य अंतरिक्ष में बदल जाएंगे जिसे आसानी से भेदा जा सकेगा। अब चलो डाउगार्ड टॉवर के खंडहरों के अंदर क्या है ये देखने चलें। निंग बोलते हुए वह गिरे हुए डाउगार्ड टॉवर के टूटे हुए अवशेषों की ओर उड़ने लगा। पुस्तक 41 अध्याय 9 लूट का सफाया। गोलियों का आदर्श। जी निंग और अजूरफाइंड एक साथ उड़कर ऊपर आ गए। मीनार की सभी 8 मंजिलें पहले ही ढह चुकी थीं और मीनार के टूटे हुए अवशेष मिट्टी की नींव के ऊपर मलबे का ढेर बन गए थे जो अंतरिक्ष में मंडरा रहा था। डार्कनॉर्थ, ऐसा क्यों हुआ कि डाउगार्ड टावर तुम्हारे हमला किए बिना ही ढह गया? पिल्स का आदर्श हैरान था। मुझे साफ याद है कि वह अपने आप ढह गया था। ये डाउगार्ड टावर इतना मजबूत नहीं था।
मुझे लगता है कि इसका मालिक कोई हेगेमॉन ही होगा। निंग ने कहा, उसके लिए खुद उस तरह के नागपीड को काबू में करना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए उसने पूरे दावगाड टावर का इस्तेमाल उसे बंद और दबाकर रखने के लिए किया। जब तक टावर अच्छी हालत में रहता तब तक वह जीव आज़ाद नहीं हो पाता, लेकिन जैसे ही टावर टूटने लगता नागपीड प्रकट होकर अपने आसपास की हर चीज को तबाह कर देता। गोलियों के आदर्श ने धीरे से सिर हिलाया। अब अगर यह एक्सल्ट का दावगाड टावर होता तो हम वाकई बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। निंग ने आह भरी, फिर भी हम सिथेलैंड्स की बाहरी परिधि में ही हैं। सिथे एक्सल्ट के स्वामित्व वाले लगभग सभी दावगाड टावर्स हार्टलैंड में स्थित हैं। सिथ का हृदय स्थल, पैरागॉन ने कहा, मैं कई बार सिथेलैंड्स गया हूँ। मैं महसूस कर सकता था कि स्पेस टाइम पूरी तरह से अव्यवस्थित अवस्था में था और वहाँ कई ऐसी जगहें थीं जो अभी तक अनदेखे थे। ये जगहें कभी भी साधकों के लिए चुनौती देने के लिए नहीं थीं, निंग ने कहा। डॉन युद्ध के पीछे के असली विवरण और रहस्यों को बहुत कम लोग जानते थे। गोलियों की प्रतिमूर्ति को भी स्वाभाविक रूप से ये रहस्य नहीं पता थे। हाँ, सिथेलैंड्स में अपने पागलपन भरे बार बार के कारनामों की बदौलत उसने कुछ बातें सीखी थीं, लेकिन हृदय भूमि एक ऐसी जगह थी जहां ऑटोक भी आसानी से घुसने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। गड़गड़ाहट। जैसे ही निंग ढहे हुए टॉवर की ओर उड़ा, उसकी तलवार दाव डोमेन बाहर की ओर लहराई। मलबे के टुकड़ों को दूर धकेल दिया क्योंकि उसने टॉवर के अवशेषों का बारीकी से निरीक्षण किया। अब यह एक मजेदार छोटा सा खिलौना है। निंग ने एक गहरे लाल रंग का ग्लोब हटाया जो ऊपर की एक मंजिल पर लगा हुआ था। यही वह ग्लोब था जिसने प्रकाश का वह भयानक हमला किया था। एक बार जब ये पर्याप्त ऊर्जा जमा कर लेता है तो यह अविश्वसनीय शक्ति का हमला कर सकता है। निंग हंसा, यह एक अच्छा सिथे हथियार है मालकिन। एजोर्फियन, मलबे में मुझे ढूंढने में मदद करो, मैं इस जगह को साफ करना चाहता हूँ। हे मेरी खुशी। गुरु, शायद आप अपनी कुछ ऐसी खजाने मुझे देने को तैयार हों जिनमें आपकी कोई रुचि नहीं है, एजोर्फियन ने कहा। उसके मुरझाए हुए चेहरे पर पूरी बेशर्मी का भाव था। मेरे मूड पर निर्भर करता है। निंग हंसा, वह इस बेशर्म बूढ़े को वो नहीं देने वाला था जो वो चाहता था। मैंने पहले कभी दावगाड टावर नहीं देखा। दरअसल आपके जिक्र से पहले मैंने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं था। गोलियों का आदर्श भी उत्सुकता से भर गया। यहाँ उसने जो खतरे देखे थे, खासकर भयानक नागपीड, उन सब ने उसे ये समझने में मदद की थी कि यह जगह उन दूसरे सिथे खंडहरों से बहुत अलग है जहाँ वह पहले गई थी। जिन खंडहरों की उसने पहले तलाश की थी वे खाली थे। इस बार वह एक नियंत्रक के साथ एक खंडहर में जा गिरी। अगर निंग न होता तो इस बार उसकी जान पर बनाती। धमाका धमाका, चीर। निंग, एंजियोरफाइंड और पैरागॉन ऑफ पिल्स ने खुशी खुशी दावगाड टावर के अवशेषों को ध्वस्त कर दिया और सभी उपयोगी सिथे कलाकृतियों और यहाँ तक कि कुछ अनुपयोगी कलाकृतियों को भी बाहर निकाल लिया। दावगाड टावरों का इस्तेमाल विशेष रूप से अत्यंत शक्तिशाली सिथे द्वारा किया जाता था जिन्होंने अपने कई खजाने टावरों के अंदर रखे थे। कुछ हथियार तो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली संयोजनों में भी एक साथ आ सकते थे। पिछली लड़ाई के दौरान निंग दावगाड टावर में घुसा भी नहीं था। नतीजतन कई शक्तिशाली आंतरिक सुरक्षा बलों का इस्तेमाल भी नहीं किया गया था। कोई भी बाहरी हथियार 1 अरब किलोमीटर की दूरी से निंग को मारने में सक्षम नहीं था। इस दूरी पर निंग सबसे तेज हमलों को भी आसानी से चकमा दे सकता था। अन्य लोगों के स्वामी भले ही चकमा न दे पाएं, लेकिन निंग की बात ही अलग थी। इतना खराब भी नहीं। ये तो ठीक है, अब ये हथौड़ा बहुत शक्तिशाली है। निंग और अन्य दो ने टॉवर को लूटना जारी रखा। एजोरफियन और पैरागॉन ऑफ पिल्स कभी कभी उन वस्तुओं का परीक्षण करते रहे जो उन्हें मिली। गोलियों की प्रतिमूर्ति काफी उदासीन थी क्योंकि वह सिथेलैंड्स में कई बार साहसिक यात्राएं कर चुकी थी और उसके पास पहले से ही कई सिथे हथियार थे। हालांकि एंजियोरफियन के पास कोई भी सिथे हथियार नहीं था। यहाँ तक कि दमनकारी काली जंजीरें भी निंग से उधार पर ही थीं, जिन्हें उसने अभी तक उपहार में नहीं दिया था। खंडहरों की तलाशी में पूरा 1 घंटा बिताने के बाद टीम ने इलाके को पूरी तरह से लूट लिया। उन्होंने कई ऐसे टुकड़े भी लिए जो बिल्कुल भी इस्तेमाल करने लायक नहीं थे। उन्हें कुल 21 इस्तेमाल करने लायक सिथे हथियार मिले और उन सभी के अलग अलग प्रभाव थे। कुछ तो ताक झांक और स्कैनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये बहुत अच्छे हथियार हैं, एजोरफियन ने उत्साह से कहा। हमें इस एक जगह से बहुत सारा खजाना मिला। पैरागॉन ऑफ पिल्स भी बहुत खुश था। हालांकि निंग थोड़ा निराश था। क्या यही है? यह मेरी उम्मीद से बहुत कम है। हमें एक भी बड़ी कलाकृति नहीं मिली। क्षेत्र स्वामी विंग्रेस का ब्लेक्सन, वह किला जिसका इस्तेमाल तीनों क्षेत्रों की रक्षा के लिए किया गया था। ब्लेसन क्षेत्र का होवू शहर, ब्लेसन शासक का विशाल युद्धपोत, ये सभी प्रमुख कलाकृतियां मानी जाती थीं। इसके विपरीत निंग ने मीनार की तलाशी लेने के बाद जो खजाने हासिल किए थे वे सभी बेहद साधारण थे। एक भी प्रमुख कलाकृति नहीं थी। सभी खजानों का कुल मूल्य शायद ब्लेक्सन के बराबर ही था। पैरागॉन ऑफ पिल्स ने कहा, ये पहले से ही एक अच्छी उपलब्धि है। नहीं, ऑटोक्स के रिकॉर्ड के अनुसार सबसे साधारण दावगाड टावर में भी इससे ज्यादा होगा। निंग ने कहा, मुझे शुरू से ही शक था कि दावगाड टावर का असली मालिक बहुत पहले ही भाग गया होगा। अब मुझे इस बात का यकीन हो गया है। असली मालिक दावगाड टावर से सबसे कीमती खजाना ले गया होगा और सिर्फ वही छोड़ गया होगा जो वह टावर से शारीरिक रूप से निकाल नहीं पाया था। गोलियों के आदर्श ने मृत छोटे जीव द्वारा छोड़े गए कवच और वस्तुओं पर एक हैरान नजर डाली। क्या वह मृत सिथे उसका मालिक नहीं है? शायद नहीं, निंग ने कहा। नागापीड की एक गर्जना ही उसे धूल में बदलने के लिए काफी थी। शायद उसकी शक्ति हेगेमॉन के स्तर की नहीं थी। मालकिन, शायद आपको ये पता न हो, लेकिन सिथे में केवल हेगेमॉन ही दावगाड टावर बना सकते हैं।
और ज्यादा सटीक तौर पर कहें तो हेगेमोन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही ऐसा करने के योग्य है। सिथे केओस्वज में सभी कमजोर शाश्वत सम्राटों को अपने अपने दावगाड टावर बनाने की अनुमति थी, लेकिन यहाँ वे आक्रमणकारी थे। उन्होंने निंग के केओस्वज पर आक्रमण किया था और उनके संसाधन बेहद सीमित थे। दावगाड टावर बनाना बेहद मुश्किल था और कमजोर टावर बनाना व्यर्थ था। इसलिए केवल सबसे श्रेष्ठ सिथे हेगेमोन और साथ ही सिथे एक्सल्ट को ही दावगाड टावर बनाने की अनुमति थी, जिनका इस्तेमाल वे अनजान साधकों के नरसंहार के लिए केंद्र बिंदु के रूप में करते थे। अजूरफियंट, जाओ और उस जायदाद की दुनिया को बांध दो जो सिथे पीछे छोड़ गई है। देखते हैं कि इसके अंदर कोई दिलचस्प खजाना है या नहीं, निंग ने कहा। ठीक है। एंजियोरफियंट उत्साह से उड़कर आया और एस्टेट वर्ल्ड को बांधने लगा। इस समय वह निंग के सामने अपने सबसे अच्छे व्यवहार में था। ये कुछ हद तक निंग की अपार शक्ति के कारण था, कुछ हद तक निंग को उसे और संकेत देने के लिए मनाने के लिए, और कुछ हद तक इसलिए क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शायद वह इतना भाग्यशाली होगा कि उसे निंग से सिथे खजाने का इनाम मिल जाएगा। वाह! एंजियोरफियंट का मुरझाया हुआ बूढ़ा चेहरा अचानक सदमे से मुड़ गया। उसकी आंखें बाहर निकल आईं। ये तो बहुत ज्यादा है। अपने चेहरे से वो अजीब सा भाव मिटा दो। इसमें क्या खजाना छिपा है? निंग हंसा। तो सारे खजाने यहीं छिपे थे गुरु, इन सारे खजानों पर एक नजर डालिए। एंजियोरफियंट ने अपना हाथ हिलाया, जिससे खजानों की एक श्रृंखला प्रकट हुई और उनके सामने हवा में तैरने लगी। गोलियों के आदर्श की आंखों से रोशनी चमक उठी और पहले शांत रहने वाले निंग के चेहरे पर भी हैरानी की झलक दिखाई दी। 20, 21, 22, कुल मिलाकर 29 खजाने उनके सामने प्रकट हुए। इस भंडार में 2 राज्य भी थे, तो सारे अच्छे खजाने यहीं थे। गोलियों के आदर्श ने आश्चर्य से आह भरी, फिर चौंककर एक धूसर भाले को देखा जो आग जैसे लाल फूलों के पैटर्न से ढका हुआ था। क्या ये सर्वशक्तिमान पराजय के साधक का एक्सटर्मिनेटस भाला नहीं है? एक्सटर्मिनेटस भाला? एंजियोरफियंट भी चौंक गया। उसने भाले को गौर से देखा, फिर बोला, पैरागॉन, क्या तुम्हें यकीन है? क्या ये भी कोई ऐसा ही हथियार हो सकता है? इस बारे में मैं किसी भी तरह गलत नहीं हो सकती। जब सर्वशक्तिमान पराजय के साधक ने पहली बार यह भाला हासिल किया था तो उस पर लाल पुष्पों का कोई पैटर्न नहीं था। साधक ने इसे बाद में जोड़ा। माना जाता है कि उन्होंने अपने हर हथियार पर वह लाल पुष्प पैटर्न बनाया था। पुष्प पैटर्न का उनके लिए शायद कोई खास मतलब रहा होगा। गोलियों की प्रतिमूर्ति ने अपना सिर हिलाया। उनकी मृत्यु बहुत पहले हो गई थी और मैंने सुना है कि उनकी मृत्यु सिथिलैंड्स में हुई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी मृत्यु असल में यहीं हुई थी। निंग ने सिर हिलाया। इससे सब कुछ समझ में आ गया। इनमें से ज्यादातर खजाने शायद उन साधकों द्वारा छोड़े गए होंगे जिन्होंने कई युगों में इस जगह पर आक्रमण किया था। उस छोटे सिथे ने उन्हें मारकर उनके सारे खजाने इकट्ठा कर लिए। मैं सोच रहा था कि उस संपदा लोक में 2 क्षेत्र क्यों थे। ऐसा लगता है कि वे मारे गए साधकों से आए थे। गोलियों के आदर्श ने आह भरी। मालकिन, आपको जो चाहिए ले लो, निंग ने हंसते हुए कहा। सच कहूं तो ये मेरे किसी काम के नहीं हैं। गोलियों के आदर्श ने निंग की ओर देखा। डार्कनॉर्थ, मुझे लगता है कि तुम जानते हो कि मुझे सबसे ज्यादा क्या चाहिए। और इन खजानों का क्या? अगर मैं ये सब ले भी लूं तो भी शायद ये किसी तानाशाह को मेरी मदद के लिए राजी करने के लिए काफी नहीं होंगे। पुस्तक 41, अध्याय 10, अंतरिक्ष तलवार दाव। मुझे एक निवेदन करना है। मुझे पता है कि यह थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मेरे पास सचमुच कोई विकल्प नहीं है। गोलियों के आदर्श ने जी निंग की ओर देखा। डार्कनॉर्थ, मेरे पास बेशर्मी से तुमसे मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कृपया किसी ऑटोक से मेरे उन 3 भाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए कहो। गोलियों की प्रतिमूर्ति शायद ही कभी किसी से भीख मांगती थी। वह स्वभाव से ही बेहद घमंडी थी। हालांकि अपने 3 भाइयों को पुनर्जीवित करना ही उसके अस्तित्व का एकमात्र उद्देश्य था, जिसे वह हर चीज से ज्यादा चाहती थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे निंग अपनी पत्नी यूवेई को पुनर्जीवित करने की बेताब इच्छा रखता था। गोलियों की प्रतिमूर्ति ने सिथे के खंडहरों में गोता लगाने में बार बार अपनी जान जोखिम में डाली थी, लेकिन फिर भी उसे उतना खजाना नहीं मिल पाया जितना ऑटोक ने उसकी मदद के लिए मांगा था। ऑटोक ने 1000 राज्यों के बराबर का खजाना मांगा था। यह एक अविश्वसनीय मांग थी, इतनी ऊंची कि उसे निराशा का एहसास हुआ। यही कारण था कि खजाने की तलाश में वह और भी पागल हो गई थी। अब निंग को देखकर उसे उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी थी। वह निंग को एक बेटे की तरह देखती थी और मन ही मन वह उससे ये सब पूछना नहीं चाहती थी। हालांकि उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने बेशर्मी से उससे मदद की भीख मांगी थी। मालकिन, निंग जानता था कि गोलियों के आदर्श की क्या भावनाएं हैं। वह मुस्कुराया। मालकिन, चिंता मत करो, मैं जरूर जाकर ऑटोक्स से मदद मांगूंगा। मैं उनकी तरफ से तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि 90% संभावना है कि वे मान जाएंगे। 90% संभावना। पैरागॉन का दिल अवर्णनीय उत्साह से भर गया। उसका चेहरा भी लाल हो गया। वह बहुत बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी। इस लक्ष्य की खातिर उसने खुद को लगभग पागल कर लिया था। इस लक्ष्य की खोज में उसने कई ऐसे काम किए थे जिन्हें चमत्कार माना जाता था। जब उसने पहली बार अनंत काल प्राप्त किया था तब वह एक साधारण शाश्वत सम्राट थी, कोई हेजमोन नहीं। लेकिन वह धीरे धीरे हेजमोन स्तर तक प्रशिक्षित होने में कामयाब रही और फिर कई अलग अलग दावों में कौशल के अविश्वसनीय रूप से उच्च स्तर तक पहुंच गई। ये सब उसके 3 भाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए था। ये देखकर निंग मुस्कुराया।
उसने 90% संभावना इसलिए बताई थी क्योंकि उसने अभी तक किसी भी ऑटोक से नहीं पूछा था। सच कहूं तो निंग जानता था कि ऑटोक उसकी मदद करने के लिए बेताब थे ताकि वह अपना आभार व्यक्त कर सके। किसी चीज को जिंदा कर दो, यह एक बहुत ही छोटी सी मांग थी। अगर यह संभव होता तो ऑटोक जरूर मान जाते। निंग ने कहा, एक बार जब हम सिथिलैंड छोड़ देंगे तो मैं तुरंत ऑटोक्स से मदद करने के लिए कहूंगा। डार्कनॉर्थ गोलियों के आदर्श का पूरा आभामंडल बदल गया था। पहले वह अतुलनीय रूप से ठंडी और दूरस्थ थी, लेकिन अब उसके भीतर एक जीवंत आग की लहर दौड़ रही थी। हाँ, अब मालकिन, क्या आप आगे बढ़ सकती हैं और अपनी पसंद का खजाना चुन सकती हैं? निंग ने कहा, मेरे पास पहले से ही कई सिथे हथियार हैं, कुछ और होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। पैरागॉन ने मना कर दिया। उसे लगा कि उसने निंग का पहले ही बहुत ज्यादा फायदा उठा लिया है। वह अब और कोई उपहार स्वीकार नहीं कर सकती थी। ये देखकर निंग ने सिर हिलाया। लेकिन अभी तक तो तुम्हारा कोई राज्य नहीं है ना? पैरागॉन ने पलकें झपकाईं। रियलशिप जिंदगी को और भी आसान बना देते हैं। ये लो। निंग ने हाथ हिलाकर एक रियलशिप को गोलियों के पैरागॉन के सामने तैरने के लिए भेज दिया। गोलियों की प्रतिमूर्ति अब और पीछे नहीं हटी। उसने तुरंत कहा, ठीक है, मैं इसे स्वीकार कर लूंगी। उसे सचमुच लग रहा था कि नियति अद्भुत है। जब उसने निंग को त्रिपर्णी क्षेत्र में पहुंचाया था तब वह एक बच्चा ही था, और अब इस बच्चे ने उसकी नियति पूरी तरह बदल दी थी। इस कवच का इस्तेमाल आपके पूरे शरीर को ढकने के लिए किया जा सकता है। ये बेहद रक्षात्मक है, लेकिन यह आपकी आक्रमण शक्ति को भी नाटकीय रूप से बढ़ा देगा। ये काफी बहुउपयोगी है। इसे अपने साथ रखकर आप क्रोधित अदरविज लॉर्ड से भी बच सकते हैं। निंग ने अपना हाथ हिलाया, तांबे के रंग के लाल कवच का एक भारी सूट चुना और उसे एज्योरफाइंड की ओर भेज दिया। एज्योरफियन हक्का बक्का रह गया। उसे सचमुच सिथे का खजाना चाहिए था, लेकिन उसे खुद भी लग रहा था कि उसने निंग के लिए इतना कुछ नहीं किया कि उसे अभी भी एक खजाना मिलना चाहिए। उसे एक खजाना मिलने पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। गुरुजी, मैं इसे स्वीकार करूंगा। एज्योरफियन के चेहरे पर गंभीरता थी। मैं इतने सालों से जिंदा हूँ, लेकिन मेरे पास अपना कहने के लिए कभी कोई सिथे हथियार नहीं था। मैं एज्योरफियन आपकी इस उदारता को कभी नहीं भूलूंगा, गुरुजी। अपने मन में एज्योरफाइंड ने चुपचाप यह निर्णय लिया कि यद्यपि उसका स्वामी एक दिन नष्ट हो जाएगा, फिर भी वह अपने स्वामी के परिवार और दोस्तों की रक्षा करना जारी रखेगा। यह मेरे लिए बस एक खिलौना है, ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है। निंग ने हाथ हिलाकर बाकी सारे खजाने इकट्ठा कर लिए। उसे उनकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसकी मूल योजना सिथिलैंड्स में थोड़ा रोमांचकारी सफर करने से पहले अपनी सच्ची आत्मा के विघटन के अंतिम चरण तक इंतजार करने की थी। चूंकि वह पहले से ही यहाँ था, इसलिए वह ऑटोक्स से पैरागॉन ऑफ पिल्स के 3 भाइयों को पुनर्जीवित करने का अनुरोध करने के बाद सिथिलैंड्स में भटकना जारी रखने वाला था। दूसरे शब्दों में, उसके रास्ते में और भी ढेरों खजाने आने वाले थे। हेगेमॉन्स को सिथे के खजाने हासिल करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ सकती थी, लेकिन निंग उन्हें आसानी से हासिल कर लेता था। दाओगाड टॉवर को पूरी तरह लूटने के बाद निंग ने मुड़कर देखा कि उनके रास्ते में कई आयामी गलियारे हैं। इन आयामी गलियारों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। फिलहाल कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूं तो भी हमारे लिए रास्ता बनाने में मुझे 10-20 तलवारों के वार करने पड़ेंगे, लेकिन यह वास्तव में इसके लायक नहीं है। अब जब दाओगाड टॉवर नष्ट हो गया है तो उनके पास अब कोई शक्ति स्रोत नहीं है, और जो थोड़ी बहुत ऊर्जा उनके पास है वह भी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। गड़गड़ाहट। उसका भयानक तलवार दाव क्षेत्र नीचे उतरा और दूर के आयामी गलियारों पर जोरदार प्रहार करने लगा। आड़े तिरछे गलियारे हमले को तो झेल पाए, लेकिन उनकी सतहों पर रोशनी की झिलमिलाहट दिखाई देने लगी। जाहिर है, प्रतिरोध करने के लिए उनकी शक्ति काफी कम हो रही थी। मास्टर, इसमें कितना समय लगेगा? एज्योरफियन ने उत्सुकता से पूछा। मुझे कैसे पता? निंग हंसा। अराजकता के चक्र से भी कम। निंग अपने स्वॉर्ड दाव डोमेन को लगातार सक्रिय रखने में सक्षम था। ये कैओसवर्स की शक्ति से ही प्रेरित था। निंग की अपनी ऊर्जा का एक कण भी नष्ट नहीं हुआ। ये तब तक चलता रहता जब तक वह चाहता। ऐसा करते हुए निंग ने मौन ध्यान और साधना का दौर शुरू किया, जैसा कि पैरागॉन ऑफ पिल्स और एज्योरफाइंड ने भी किया था। समय बीतता गया, एक के बाद एक साल। आयामी गलियारे मजबूती से टिके रहे। जाहिर है, उनमें काफी शक्ति भर गई थी। पलक झपकते ही 8 लाख से ज्यादा साल बीत गए। गड़गड़ाहट। अचानक एक लहर फैली जिसके केंद्र में निंग था। गोलियों का आदर्श और एज्योरफाइंड मीनार के खंडहरों में पत्थरों के ऊपर पद्मासन में बैठे थे, और जैसे ही लहर उनके पास से गुजरी, दोनों ने अपनी आंखें खोल दी। दोनों की रीढ़ में डर का एक सिहरन दौड़ गया, और दोनों ने आह भरी कि डार्कनॉर्थ कितना अद्भुत था। एक निंग का अनुचर था, जबकि दूसरा वास्तव में निंग का एक शिक्षक था, लेकिन दोनों इस बात पर अचंभित थे कि वह कितना अथाह शक्तिशाली हो गया था। अपने स्तर पर वे वास्तव में ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि निंग की तलवार दाव कितनी भयानक थी। उसकी आभा से निकलने वाला जरा सा रिसाव ही उन्हें भयभीत कर देता था। जब वह अदृश्य लहर उनके पास से गुजरती तो उन्हें ऐसा लगता जैसे अदृश्य ब्लेड उनके शरीर को चीर रहे हों। अंतरिक्ष तलवार दाव। निंग ने आंखें खोली, फिर हाथ बढ़ाया। फुफकार। उसकी हथेली के ऊपर एक अलौकिक तलवार प्रकट हुई, जिससे आयामी शक्ति की लहरें निकल रही थीं। यहाँ आने से पहले निंग ने अपनी बेटी के साथ कैओसवर्स में घूमते हुए 3000 अराजकता चक्र बिताए थे और अपने अंतरिक्ष के दाव को अपने अनंत ओमेगा तलवार दाव में लगभग समाहित कर लिया था। आयामी गलियारों को देखने के बाद उसे अंतरिक्ष के दाव के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई।
इससे संचार प्रक्रिया में तेजी आई, जिससे वह अपनी अंतरिक्ष तलवार दाव में महारत हासिल कर सका। अंतरिक्ष तलवार दाव आयामी यात्रा के लिए अत्यधिक उपयुक्त थी, जिससे वह अंतरिक्ष को इस प्रकार चीर सकता था जैसे वह टोफू से अधिक कुछ नहीं हो। इस दिन के बाद जब वह अपनी तलवार से अंतरिक्ष को चीरता हुआ आगे बढ़ेगा तो उसकी दूरी आसमान छू जाएगी। विनाश का शासक आतक एकोंग अंतरिक्ष के दाव में विशेष रूप से कुशल नहीं था, इसलिए वह निंग जितनी दूर या उतनी तेज यात्रा नहीं कर पाएगा। आखिरकार निंग बहुत पहले ही अंतरिक्ष के दाव में आधिपत्य के स्तर पर पहुंच चुका था। अब उसने ये सब अपने तलवार दाव में समाहित कर लिया था और अंतरिक्ष तलवार दाव का निर्माण कर लिया था। अंतरिक्ष तलवार दाव में महारत हासिल करने में बिजली तलवार दाव या 5 तत्व तलवार दाव से कहीं ज्यादा समय लगा होगा। निंग ने मन ही मन सिर हिलाया, लेकिन इस रास्ते पर जितना आगे बढ़ूंगा उतना ही ज्यादा समय लगेगा। मेरे पास बस समय ही नहीं है। हर सुधार के साथ निंग को यह एहसास हो रहा था कि उसकी नींव मजबूत हो रही है और वह सफलता के और करीब पहुंच रहा है। निंग को पूरा यकीन था कि अगर उसके पास पर्याप्त समय होता तो इस रास्ते से उसके शिखर तक पहुंचने की अच्छी संभावना थी। निंग को अंतरिक्ष तलवार दाव में महारत हासिल करने के बाद और भी आधे मिलियन वर्ष बीत गए। अंततः क्रैक 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 आयामी गलियारे जो कई वर्षों से निंग की तलवार की रोशनी को मुश्किल से सहन कर पा रहे थे, अंततः मुड़ने, कांपने और टूटने लगे। निंग, एंजियोरफाइंड और पैरागॉन ऑफ पिल्स के चेहरों पर खुशी के भाव दिखाई दिए। हाँ, आखिरकार हम कामयाब हो ही गए। एंजियोरफिएंट मुस्कुराया। मुझे लगा था कि हम यहाँ पूरी अराजकता का दौर बिताएंगे। मैं हैरान हूँ कि यह इतने लंबे समय तक टिक पाया। मैंने इस पूरे समय अपने तलवार दाव क्षेत्र को सक्रिय रखा, उन पर बिना रुके हमला करता रहा, लेकिन फिर भी वे कई सालों तक टिके रहे। सच कहूँ तो अगर मैंने बल प्रयोग किया होता तो मुझे नहीं लगता कि तलवार के 20 वार काफी होते। शायद मुझे खुद को मारना पड़ता, निंग ने हंसते हुए कहा। जैसे ही उसने ये कहा, कुछ आयामी गलियारे पूरी तरह से टूटने और ढहने लगे। अनगिनत आयामी गलियारे टूटने और बिखरने लगे। आयामी दालान का ताला एक बेहद जटिल तकनीक थी जिसे निंग भी नहीं सुलझा पाया था। भले ही उसे अंतरिक्ष तलवार दाव में महारत हासिल थी, लेकिन अब जब उसकी ऊर्जाएं समाप्त हो चुकी थीं, तो वह फिर भी बिखरने ही वाला था। जल्द ही सभी आयामी गलियारे बिना किसी निशान के गायब हो गए। केवल कुछ पॉकेट आयाम पीछे रह गए जो एकाकी छोटे द्वीपों की तरह आसमान में मंडरा रहे थे। उन्हें एक साथ बांधने वाली कर्म रेखाओं के कारण निंग को ठीक ठीक पता था कि लॉर्ड एनिहिलेशन किस पॉकेट आयाम में था। चलो देखते हैं कि दूसरे आयामों में क्या छिपा है, निंग ने हंसते हुए कहा। बस एक विचार के साथ उसने तलवार की रोशनी की अनगिनत धाराएं छोड़ी और सैकड़ों पॉकेट आयामों को घेरकर उन पर हमला किया और उन्हें भेदकर उनके भीतर क्या छिपा है उसे उजागर किया। पुस्तक 41 अध्याय 11 वश में गोलियों के आदर्श जी निंग और अजूरफिएंड दोनों ने जेब के आयामों को घूरा, जैसे तलवार की रोशनी की धारियां उनमें से भेद रही हों। उन्होंने तुरंत देखा कि उनमें से दो ने आदर्श के 2 साथियों को पकड़ रखा था। एक ने भगवान एनिहिलेशन को पकड़ रखा था, जिसकी आंखें खूनी खून की प्यास से भरी थीं। दूसरे ने एक धूसर वस्त्र पहने और चांदी जैसे बालों वाली महिला को पकड़ रखा था। भगवान विनाश ने अपना सिर उठाकर बाहरी दुनिया को घूरा, उनकी आंखों में एक जानलेवा नजर थी। धूसर वस्त्रधारी महिला भी निंग को घूरने लगी। विनाश! गोलियों का आदर्श ठंडे स्वर में चिल्लाया। उठो! भगवान विनाश की निगाहें धीरे धीरे सामान्य शांति में लौट आईं। स्वूश स्वूश! वह और धूसर वस्त्रधारी महिला दोनों तुरंत अपनी जेबों से बाहर उड़ गए। धन्यवाद गोलियों के आदर्श, धन्यवाद लॉर्ड डार्कनॉर्थ। लॉर्ड एनिहिलेशन के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे और वह अत्यंत सम्मान के साथ व्यवहार कर रहे थे। अभी क्या हो रहा था? निंग को आश्चर्य हुआ। विनाश पर लगातार भ्रमों का आक्रमण हो रहा था। हर बार वह उन्मत्त अवस्था में पहुंच जाता था, पैरागॉन ने कहा। हालांकि हर बार अपने क्रोध को व्यक्त करने के बाद वह अंततः अपने मन की स्पष्टता वापस पा लेता था। लॉर्ड एनिहिलेशन ने कुछ शर्मिंदा होकर कहा, लेकिन मैं जिस समय तक स्पष्ट मन से रह पा रहा था वह धीरे धीरे कम होता जा रहा था। अगर मैं कुछ 100 और अराजकता चक्रों के लिए फंसा रहता तो शायद मैं पूरी तरह से पागलपन में खो जाता। मैं उस भाग्य से सिर्फ इसलिए बच पाया क्योंकि तुमने मुझे बचाया, लॉर्ड डार्कनॉर्थ। निंग ने अपने तलवार दाव क्षेत्र को सक्रिय रखा और उसका इस्तेमाल उस आयामी जेब के रहस्यों को जानने के लिए किया। उसने जो पाया उसे देखकर वह मन ही मन आश्चर्य से आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। ये भ्रम वास्तव में जटिल और अद्भुत तरीके से स्थापित किए गए थे, जिससे वे चुपचाप और बिना आवाज किए किसी कैदी की सुरक्षा को भेद सकते थे और फिर उसके मन को प्रभावित कर सकते थे। हालांकि निंग को संदेह था कि इस दावगार्ड टॉवर की कई संरचनाएं टॉवर के स्वामी द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्थापित नहीं की गई थीं। सिथे के पास बड़ी शक्तियां थीं जो संरचनाओं या कलाकृतियों में माहिर थीं। वे इन चीजों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करते थे, फिर उन्हें नीलाम कर देते थे। उदाहरण के लिए डायमेंशनल हॉलवे लॉक ऐसी चीज थी जिसे केवल सिथे एक्सल ही बना सकता था। टिया आपको नमस्कार करती है, लॉर्ड डार्कनॉर्थ। चांदी जैसे बालों वाली भूरे वस्त्र पहनी महिला उड़कर आई और आदरपूर्वक झुकी। निंग जानता था कि इस औरत को कई लोग गोलियों के आदर्श की तरह ही पागल समझते थे। वह अक्सर सिथिलैंड्स में साहसिक यात्राओं पर जाती थी, हालांकि वह आदर्श से अलग थी, जो ज्यादा दूर और ठंडा था। हेगेमोन टिया शांत और स्थिर थी, मानो उसकी आत्मा में कोई भी हलचल पैदा न कर सके। वह ऐसी थी जो हर चीज पर शांति से प्रतिक्रिया देती थी, यहाँ तक कि अगर वह खुद मरने वाली होती तब भी वह इसी शांत संभाव से प्रतिक्रिया देती। मास्टर, उधर देखो।
एजोरफिएंट ने दूर एक पॉकेट आयाम की ओर इशारा किया। निंग, पैरागॉन, टिया और लॉर्ड एनिहिलेशन सभी ने मुड़कर देखा। ये काली धुंध से भरा एक आयाम था। अंदर एक ऊंचा पहाड़ था जिसकी चोटी पर एक सुंदर महल बना हुआ था। महल के सामने कुछ नौकर भी खड़े थे। ये काफी आलीशान लगता है। मुझे लगता है कि सिथे आमतौर पर यहीं रहते होंगे, निंग ने कहा। आओ चलकर देखते हैं। निंग का समूह तेजी से हवा में उस तैरते हुए पॉकेट आयाम की ओर उड़ गया। महल बहुत सुंदर था। कुछ नौकर उसे साफ सुथरा रखने में लगे थे, जबकि कुछ पहरा दे रहे थे। जैसे ही निंग का समूह उतरा, सबने आदरपूर्वक झुककर पुकारा, स्वामी। हालांकि वे सभी थोड़े उलझन में लग रहे थे। ये सब डाउ लॉर्ड हैं। गोलियों का आदर्श थोड़ा चौंका। उसने पूछा, आप हम में से किसी से कभी नहीं मिले? आप हमें मास्टर क्यों कहते हैं? नौकरों ने एक दूसरे को देखा, कुछ घबराए हुए। गोलियों के आदर्श ने भौहें चढ़ाईं। तुम तो डाउ लॉर्ड बन पाए थे। तुम इतने कमजोर कैसे हो? उसने बूढ़े डाउ लॉर्ड की ओर इशारा किया जो सबसे ताकतवर लग रहा था। तुम मेरे सवाल का जवाब दो, बूढ़े व्यक्ति ने आदरपूर्वक कहा। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति स्वामी है। हम तो शाश्वत सेवक हैं। निंग उन्हें गौर से देख रहा था, उन नौकरों के अतीत पर नजर गड़ाए हुए। निंग को इस तरह घूरते देखकर ये सभी दाऊ लॉर्ड्स काफी डर गए। उन्हें लगा जैसे सफेद वस्त्र पहने ये दाऊ लॉर्ड उन्हें पूरी तरह से देख पा रहा है। इस एहसास ने उनके दिलों को झकझोर दिया। वे सब इसी जागीर की दुनिया में रहते थे। निंग ने आह भरी। बाद में सिथे ने उन्हें यहाँ आकर सेवा करने के लिए चुना। उन सभी को बेहद आज्ञाकारी बनने का प्रशिक्षण दिया गया है। दाऊ लॉर्ड्स को कब से इतनी आसानी से वश में किया जाने लगा? अज़ूरफिएंट थोड़ा हैरान हुआ। ज्यादातर संसार दाऊ लॉर्ड्स हार मानने के बजाय मरना पसंद करते हैं। सिर्फ दाऊ लॉर्ड्स ही नहीं, हेगेमॉन्स को भी वश में कर लिया गया है। निंग आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। जब उसने इन दाऊ लॉर्ड्स के अतीत का जायजा लिया तो उसे इस महल के बारे में कुछ और जानकारी भी मिली। तुम सब बाहर आओ, निंग चिल्लाया और अपने तलवार दाऊ क्षेत्र को महल के हर इंच पर दबा दिया। पहले शांत महल अचानक बदल गया। 5 आकृतियां प्रकाश की धारियों की तरह उसमें से उड़ती हुई बाहर निकलीं। उन सभी में अद्भुत शक्ति का आभामंडल था। वे सभी या तो हेगेमॉन थे या अन्य देवताओं के स्वामी, और उनकी आंखें पूरी तरह से मृत और भावशून्य थीं। यह मालिक की जागीर है। यहाँ घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 5 आकृतियां द्वेष से भरी हुई थीं। क्या आप लॉर्ड स्टाबियरर हैं? पिल्स का पैरागॉन अदरवाइज लॉर्ड्स में से एक को पहचानने में सक्षम था। भाई स्काइपिलर, हेगेमॉन अज़ूरफाइंड ने चौंककर पुकारा, या तुम? क्या तुम मुझे पहचानते हो? नीला राक्षस, एक लाल बालों वाले आदमी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। जाहिर है मैं तुम्हें पहचानता हूँ, लेकिन यह मेरे मालिक का इलाका है। अब जब तुम यहाँ आ गए हो तो तुम्हें मरना ही होगा। मार डालो। सभी 5 आकृतियां तेजी से आगे बढ़ीं, निंग और अन्य को मारने की कोशिश में। ठहरो, निंग ने धीरे से आदेश दिया। निंग के तलवार दाऊ क्षेत्र की दमनकारी शक्ति ने तुरंत ही 5 में से 4 आक्रमणकारी आकृतियों को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। केवल अदरवाइज लॉर्ड, जिसे पैरागॉन ने लॉर्ड स्टाबियरर कहा था, निंग की ओर अपना आक्रमण जारी रख पाया, क्योंकि उसका पूरा शरीर अदरवाइज की शक्ति से ढका हुआ था। हालांकि निंग उसे आसानी से दूर रखने के लिए तलवार की रोशनी के अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली प्रहार करने में सक्षम था। अज़ूरफिएंट, उसे जंजीर से बांध दो, निंग ने आदेश दिया। जी हाँ गुरु। एजोरफिएंट धैर्यपूर्वक एक अच्छे अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। जब उसने निंग को तलवार की रोशनी की एक धार से लॉर्ड स्टाबियरर को गिराते देखा तो एजोरफिएंट ने तुरंत सभी 6 काली जंजीरों से हमला कर दिया। उसने झटपट लॉर्ड स्टाबियरर को जंजीरों की परतों में जकड़ दिया, जिससे वह हिल भी न सके। भाई स्काइपिलर, तुम्हें क्या हो गया है? हमने साथ में यात्राएं की थीं और साथ में साहसिक कार्य किए थे। क्या तुम भूल गए? हेगेमॉन अज़ूरफाइंड को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका यह अच्छा दोस्त उस पर हमला करेगा। वह कई जगहों पर भटक चुका था और हेगेमॉन स्काइपिलर उसके जीवन मरण के दोस्तों में से एक था। जो भी मास्टर का अपमान करता है उसे मरना ही होगा। बंधे हुए हेगेमॉन स्काइपिलर ने दांत पीसते हुए कहा। उसके चेहरे पर उन्मादी भाव थे। बाकी लोगों की बात करें तो उनकी आंखें तो पूरी तरह से मरी हुई थीं, लेकिन उनके चेहरों पर भी उन्माद के भाव थे। वे सचमुच निंग और उसकी टीम को मार डालना चाहते थे। निंग को अचानक समझ आ गया कि क्या हो रहा है। उसने आह भरी। हालांकि उन्होंने अपनी यादें संजो रखी हैं, लेकिन वे अपना आत्मबोध खो चुके हैं। उन्हें वश में कर लिया गया है और एक खास सिथे गोलेम में बदल दिया गया है। गोलेम, गोलियों का आदर्श और अन्य लोग समझ नहीं पाए। उनके शरीर अपरिवर्तित थे और उनकी सारी शक्तियां और स्मृतियां बरकरार थीं, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान, अपना अहंकार, अपनी आत्मचेतना पूरी तरह खो दी थी। वे गोलेम जैसे हैं, वे बस वही करेंगे जो उनके स्वामी आदेश देंगे। वे अपने स्वामी के किसी भी आदेश का पालन करेंगे, निंग ने समझाया। वे जीवित हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे गोलेम जैसे हैं। वे 2 पत्थर के अजगर जिन्होंने पहले मुझ पर हमला किया था, वे भी जीवित प्राणी थे जो गोलेम में बदल गए थे। ज्यादातर गोलेम जादुई खजानों से बनाए गए थे। हालांकि सिथे, वे जीवित प्राणियों को गोलेम में बदलने में सक्षम थे। सच कहूं तो वे तो बहुत पहले ही मर चुके हैं। निंग ने 5 शक्तिशाली साधकों को देखा। उनके चेहरों पर क्रूर, जानलेवा भाव देखकर आह भरी। आखिरकार अब उन्हें शांति मिले। स्लैश 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 स्लैश। निंग की तलवार की रोशनी से 5 धूल में मिल गए। यहाँ तक कि लॉर्ड स्टाबियरर भी मारा गया, क्योंकि काली जंजीरों ने उसकी शक्ति को दबा दिया था और उसे वापस लड़ने से रोक दिया था। एजोरफिएंट के बूढ़े चेहरे पर हृदय पीड़ा और दुख की झलक थी।
हेगेमन्स और अदरवाइज लॉर्ड्स को गोलेम में बदला जा सकता है। पैरागॉन ऑफ पिल्स ने अपना सिर हिलाया। शक्तिशाली जीवों को गोलेम में बदलना बेहद मुश्किल है और उनका दाव हृदय जितना मजबूत होगा उतना ही बेहतर होगा। इन पांचों का गोलेम में परिवर्तित होना इस बात का संकेत है कि उनके दाव हृदय पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं थे। इसके अलावा रूपांतरण प्रक्रिया में बहुत लंबा समय लगता है। ये प्रक्रिया धीमी और क्रमिक होनी चाहिए, साधकों को कुछ भी पता न चले। अगर साधकों को पता होता कि उनका भयानक भाग्य गोलेम में परिवर्तित होना है तो वे शायद आत्महत्या कर लेते। इसलिए प्रक्रिया क्रमिक होनी चाहिए। जरा सी भी जल्दबाजी स्वीकार्य नहीं है। जब तक साधक को एहसास होता है कि क्या हुआ है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, निंग ने कहा। यह उस जानकारी का एक हिस्सा था जो ऑटोक्स ने उसे दी थी। भगवान विनाश को ये देखकर गहरा सदमा लगा। तो जब मुझ पर बार बार उन भ्रमों का आक्रमण हो रहा था तो क्या वह वश में करने और रूपांतरित करने की प्रक्रिया का हिस्सा था? सबसे अधिक संभावना है हाँ, निंग ने सिर हिलाया। मुझे अपनी जेब के आयाम में भी कुछ मनमोहक मंत्रों का आभास हो रहा था, गोलियों के आदर्श ने कहा। लेकिन मैं वहीं बैठा रहा, कहीं हिलने की हिम्मत नहीं की। मुझे इसका ज्यादा असर नहीं हुआ। महारानी, आपके दाव हृदय की दृढ़ता को देखते हुए सिथे आपको परिवर्तित नहीं कर पाता। निंग ने महल की ओर देखा। मुझे लग रहा है कि इस महल में कई कैदी हैं। लगभग सभी दाव लॉर्ड हैं जिन्होंने आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया, इसीलिए उन्हें उस छोटे सिथे ने कैद करके यातनाएं दी। मुझे ये भी लग रहा है कि एक हेगेमॉन भी वहाँ कैद है। संभवतः उसे वश में करने की प्रक्रिया विफल रही। पुस्तक 41 अध्याय 12 भव्य आयामी संरचना। जी निंग ने दूर से उंगली हिलाई। गड़गड़ाहट। निंग के तलवार दाव डोमेन ने महल के नीचे की पूरी जेल को जबरदस्ती खोद डाला, जिससे वह बाहर की ओर उड़ गई और फिर एक धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ी। जेल के सारे पिंजरे टूट गए और अंदर कैद दाव लॉर्ड्स दिखाई देने लगे, जिनकी हालत बहुत खराब लग रही थी। सबसे बड़ी कोठरी में एक काले बालों वाले आदमी को कैद किया गया था जिसके सिर पर एक ही सींग था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका पूरा शरीर अनगिनत जख्मों के मकड़ी के जाले से ढका हुआ था। काले बालों वाले आदमी ने अपना सिर उठाया और निंग की ओर घूरा। उसकी निगाहें ठंडी और दृढ़ थीं, मानो कोई भी चीज उसकी इच्छाशक्ति को हिला ही नहीं सकती। अरे, उसकी आंखों में एक उलझन भरी नजर उभरी। गोलियों का आदर्श, हेगेमॉन टिया, काले बालों वाले आदमी ने धीमी कर्कश आवाज में कहा। उसने इन दो पागल औरतों को पहचान लिया जो अक्सर सिथेलेंस आती थीं। भाई फ्लैमलेफ्ट। हेगेमॉन टिया चौंका। फ्लैमलेफ्ट, तुम अभी भी जीवित हो? गोलियों का आदर्श भी हैरान था। निंग ने काले बालों वाले आदमी को जंजीरों में जकड़ने के लिए इस्तेमाल किए गए तंत्रों और अवरोधों पर नजर डाली। उसने तुरंत तलवार की रोशनी की धारियां छोड़ी जिससे वे तुरंत चकनाचूर हो गए। उन अवरोधों के हटते ही हेगेमॉन फ्लैमलेफ्ट ने अपनी शक्ति वापस पा ली और उसके शरीर के घाव तुरंत गायब हो गए। उसके शरीर पर काले वस्त्र दिखाई देने लगे और वह निंग को हैरानी से घूरने लगा। वह समझ सकता था कि उसके सामने खड़ा ये सफेद वस्त्रधारी डाउलॉर्ड बेहद भयानक था। डाउलॉर्ड ने जो तलवार की रोशनी पैदा की थी वह उसे आसानी से मार सकती थी, और फिर भी वह आदमी साफ तौर पर एक डाउलॉर्ड ही था जिसने डाउमच को नाकाम कर दिया था। हेगेमॉन फ्लैमलेफ्ट, ये डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ है, लॉर्ड एनिहिलेशन ने जल्दी से कहा। हम सब डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ के ऋणी हैं। वह इतना शक्तिशाली है कि वह ऑटोक्स के साथ बराबरी का व्यवहार करता है। सिथे एक्सल्ट भी उसकी शक्ति की बराबरी नहीं कर सकते। हेगेमॉन फ्लैमलेफ्ट को तुरंत एहसास हो गया कि डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ कितना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। फ्लैमलेफ्ट, डाउलॉर्ड, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। हेगेमॉन फ्लैमलेफ्ट ने जल्दी से सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। उसकी आंखों में कृतज्ञता का भाव था। फ्लैमलेफ्ट, आज आपने मुझ पर जो कृपा की है उसे कभी नहीं भूलेगा। कोई भी कभी नहीं जान पाएगा कि उसने कितनी यातनाएं और दुख झेले थे। कई बार तो वह लगभग टूट ही गया था। बाकी सभी, जिन्हें बंदी बनाया गया था, ने समय से पहले ही आत्महत्या कर ली थी। जिन लोगों ने समय रहते आत्महत्या नहीं की, उनकी दिव्य शक्ति और अमर ऊर्जा को बंदी बना लिया गया, जिससे भविष्य में आत्महत्या करना असंभव हो गया। उन्हें कैद कर लिया गया और अनगिनत यातनाएं सहनी पड़ी जो सचमुच अवर्णनीय थीं। आत्महत्या अब कोई विकल्प नहीं था और उनके सामने केवल दो ही विकल्प थे। पहला, समर्पण करके कठपुतली बन जाना। दूसरा, प्रतिरोध जारी रखना। अंत में केवल फ्लैमलेफ्ट ही प्रतिरोध जारी रखने में कामयाब रहा। जिन ऑटोक्स ने अतीत में इसे देखा था, उन्होंने वास्तव में इससे प्रेरणा ली और इसे सिथे एक्सल्ट को यातना देने के अपने विचार के लिए प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया, इस उम्मीद में कि वे अंततः हार मान लेंगे और अपनी सच्ची आत्माओं और आत्माओं को घुसपैठ करने देंगे। इस तरह सिथे एक्सल्ट के मरने के बाद उनकी सच्ची आत्मा के टुकड़े निंग के कैओसवस द्वारा अवशोषित और निगल लिए जाएंगे। सिथे एक्सल्ट यातना से लगभग पागल हो गए थे, लेकिन वे स्पष्ट रूप से इसे सहन करने में सक्षम थे। फ्लैमलेफ्ट, क्या सिथे ने तुम्हारा कोई हथियार चुरा लिया है? मैंने इस जगह को चलाने वाले सिथे को पहले ही मार डाला है और उसके सारे खजाने मेरे पास हैं, निंग ने कहा। हेगेमॉन फ्लैमलेफ्ट के लिए उसके मन में बहुत प्रशंसा थी। वह आदमी इतने लंबे समय तक टिक पाया था, जबकि कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। यह कोई आसान काम नहीं था। मेरे पास ज्यादा शक्तिशाली हथियार नहीं थे, हेगेमॉन फ्लैमलेफ्ट ने कहा। मेरे पास एकमात्र अच्छा हथियार वह कुल्हाड़ी थी जिसका मैं हमेशा इस्तेमाल करता था। निंग ने तुरंत हाथ हिलाया, जिससे उसके सामने कुल्हाड़ियों की एक कतार प्रकट हो गई। कुल 6 कुल्हाड़ियां थीं और उनमें से एक स्वेच्छा से हेगेमॉन फ्लैमलेफ्ट की ओर उड़ी। हेगेमॉन फ्लैमलेफ्ट ने उत्साह से कुल्हाड़ी पकड़ ली। कुल्हाड़ी खुद कांप रही थी। तुम्हारे लिए जिंदा रहना आसान नहीं था, निंग ने हंसते हुए कहा।
सुरक्षित रहो और सिथेलेंस से दूर रहो जब तक कि तुम्हारे यहाँ आने का कोई खास कारण न हो। समझ गया। हेगेमोन फ्लेमलेफ्ट उस तरह का इंसान था जो हमेशा दूसरों का कर्ज चुकाता था। निंग ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए उसने मन ही मन कसम खाई कि वह निंग का कर्ज चुकाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। ये ब्रेसलेट एक दिलचस्प सिते गहना है। ये तुम्हें ज्यादा ताकतवर तो नहीं बनाएगा, लेकिन जब भी तुम्हें भागने की जरूरत होगी ये तुम्हारे काम आएगा। निंग ने हाथ हिलाकर एक सिते ब्रेसलेट उछाला। शर्माओ मत और इसे ले लो। सच कहूं तो मैं तुम्हारी बहुत कद्र करता हूँ। हेगेमोन फ्लेमलेफ्ट थोड़ा हिचकिचाया। भाई फ्लेमलेफ्ट, बस इसे स्वीकार कर लो, हेगेमोन टिया ने कहा, और गोलियों के प्रतिमान ने भी। दोनों जानते थे कि दाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ ने बाकी सभी साधकों को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया था और वह वस्तुतः ऑटॉक्स के समकक्ष था। अधिकांश सिथे कलाकृतियां उसके लिए वास्तव में बेकार थीं, जबकि 3 लोगों को केवल कुछ अधिक महत्वपूर्ण कलाकृतियों की ही आवश्यकता थी। इसके अलावा अगर निंग को वास्तव में सिथे हथियारों की जरूरत थी तो वह किसी भी खंडहर में जा सकता था और उनका एक पहाड़ हासिल कर सकता था। धन्यवाद दाउलॉर्ड। फ्लेमलेफ्ट कोई बनावटी किस्म का व्यक्ति नहीं था, इसलिए उसने निंग की दयालुता को अपने दिल में गहराई से उकेरते हुए एक सरल धन्यवाद दिया। अब हमारे जाने का समय हो गया है। निंग ने आसपास के इलाके पर नजर डाली। दाउगार्ड टावर दूसरे साधकों के लिए बिल्कुल बुरे सपने थे, लेकिन उसके लिए ये इतने बुरे नहीं होते अगर उसकी सच्ची आत्मा लगातार टूटती न होती। उसे यहाँ कई बार आक्रमण करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी आयु काफी कम हो गई थी। फुसफुसाहट। निंग और बाकी लोग तुरंत आसमान में उड़ गए, एकाकी आयामी द्वीपों के बाहर अंतहीन काली धुंध में उड़ते हुए। थोड़ी देर उड़ने के बाद वे उससे बाहर निकल आए और उसके बाहर खाली शून्य में पहुंच गए। डिंग। स्पेस टाइम में बहुत दूर से अचानक एक बेहद मनमोहक ध्वनि फैली। निंग का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया जब उसने अपनी नजरों से उस क्षेत्र को देखा। जब से उसने स्पेस स्वॉर्ड दाव में महारत हासिल की थी, अंतरिक्ष के प्रति उसका लगाव बेहद तीव्र हो गया था। उसने देखा कि दूर कुल 9 कोने थे जिनके भीतर विशाल छिपे हुए क्षेत्र थे। अब सभी 9 कोनों से अचानक चकाचौंध भरी रोशनी निकलने लगी थी। क्या हुआ डार्कनॉर्थ? पैरागॉन ऑफ पिल्स, एजियोरफाइंड और अन्य सभी हैरान थे। चलो यहाँ से तुरंत निकल जाएं। जैसे ही ये शब्द निंग के होठों से निकले, उनके चारों ओर जगह घूमने लगी। फुफ। प्रकाश के 9 दूरस्थ कण आपस में प्रतिध्वनित होकर एक विशाल आयामी संरचना उत्पन्न कर गए, जो तुरंत उस क्षेत्र में फैल गई जहां निंग था, और एक ब्लैक होल का निर्माण हुआ जिसने उन सभी को अपने अंदर खींच लिया। एक पल की धड़कन के बाद सब कुछ फिर से शांत हो गया। इस तथ्य को छोड़कर कि निंग का समूह अभी अभी गायब हुआ था, सब कुछ बिल्कुल सामान्य और शांत लग रहा था। निंग का समूह बादलों और धुंध से भरे एक धुंधले क्षेत्र में पुनः प्रकट हुआ। हम कहाँ हैं? गोलियों के आदर्श ने कहा जब वे सभी उस क्षेत्र को देख रहे थे। मेरी ईश्वर इंद्रिय दबा दी गई है, मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा हूँ, भगवान विनाश ने जल्दी से कहा। निंग ने चुपचाप उस जगह को देखा। उसका चेहरा दाउगार्ड टावर पर हुई लड़ाई के दौरान से भी ज्यादा गंभीर था। कितनी भयानक संरचना है और अंतरिक्ष के दाव पर प्रभुत्व का कितना भयानक स्तर। निंग धीरे से बुदबुदाया। अभी अभी वह बड़ी स्पष्टता से देख पाया था कि कैसे उन्हें जबरन इस स्थान पर टेलीपोर्ट किया गया था। वे 9 अतुलनीय रूप से दूर और विशाल आयाम मिलकर एक विशाल संरचना में बदल गए थे, जो चकाचौंध कर देने वाली गहराई की थी। अंतरिक्ष पर प्रभुत्व का यह ऐसा स्तर था जिसने निंग की सांसें रोक दी। उनके पूरे अराजकता लोक में कोई भी ऐसा करने में सक्षम नहीं था। डार्कनॉर्थ, हम कहाँ हैं? गोलियों के आदर्श ने पूछा। अभी भी सिथे क्षेत्र में, निंग ने भारी स्वर में कहा। लेकिन ये जगह शायद उस दाउगार्ड टावर से 100 गुना ज्यादा खतरनाक है जहाँ हम थे। हालांकि वे कुछ ही देर पहले पहुंचे थे, लेकिन निंग ने जो संकेत देखे उनसे उसे तुरंत समझ आ गया कि वे कितनी खतरनाक स्थिति में थे। ऑटोक टाइटनोस, ऑटोक एकोंग। निंग ने तुरंत सभी 6 ऑटोकों तक संदेश तावीजों के माध्यम से पहुंचना शुरू कर दिया। डार्कनॉर्थ, क्या हुआ? डार्कनॉर्थ। कैओस्फज में बिखरे हुए ऑटोक्स ने तुरंत निंग को जवाब दिया, जिसमें ऑटोक मोग भी शामिल था, जो सिथिलेंस पर नजर रखने के लिए जिम्मेदार था। ये पहली बार था जब निंग ने उनसे संपर्क करने के लिए संदेश तावीज का इस्तेमाल किया था। मुझे कुछ मदद की जरूरत है, निंग ने ताबीज भेजा। मैं सिथिलेंस में हूँ और कुछ साधकों को बचाने के लिए मैंने एक दाउगार्ड टावर को तोड़ दिया, लेकिन जैसे ही मैं वहां से निकलने वाला था, मुझे एक अविश्वसनीय शक्ति वाली संरचना द्वारा जबरन कहीं और भेज दिया गया। ये संरचना 9 विशाल आयामों को जोड़कर बनाई गई थी और अविश्वसनीय रूप से जटिल थी। मेरा मानना है कि इसने हमारे कैओस्फज के साधकों की क्षमताओं की सीमा को पार कर लिया है। मैं और मेरे साथी अब यहाँ फंस गए हैं और हम बेपरवाह होकर इधर उधर जाने से डर रहे हैं। डार्कनॉर्थ, तुम जहाँ हो वहीं रहो, वहीं रुको और हिलना मत। ऑटोक्स ने तुरंत जवाब भेजना शुरू कर दिया। खतरनाक जगहों पर जितना ज्यादा हिलोगे उतनी ही जल्दी मर जाओगे। चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जा रहा। मुझे पहुंचते ही खतरे का आभास हो गया था। अगर मैं अकेले भागने की कोशिश करता तो शायद यहीं मर जाता। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, क्योंकि मेरी आत्मा पहले ही टूट चुकी है। लेकिन मेरे लिए एक बेहद जरूरी व्यक्ति यहाँ है और कुछ दूसरे साधक भी हैं। निंग ने संदेश भेजा। वह सचमुच नहीं चाहता था कि गोलियों का आदर्श मर जाए। हमारे सभी अवतार सिथिलेंस पर नजर रख रहे हैं, ऑटोक टाइटनोस ने कहा। मैं अपने अवतार को मोग के अवतार से मिलवाऊंगा और हम मिलकर इस पर काम करेंगे। ऑटोक्स के अवतार अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होते थे, क्योंकि वे आमतौर पर कई शक्तिशाली हथियारों से सुसज्जित होते थे। अधिकांश ऑटोक अवतारों में उनके वास्तविक शरीर की लगभग 80% शक्ति होती थी।
पुस्तक 41 अध्याय 13 छिपा हुआ आयाम। हालांकि सिथे के गढ़ पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे, फिर भी वे कृषक सभ्यताओं के लिए आने वाली एक आपदा का प्रतिनिधित्व करते रहे। इस प्रकार ऑटोक मोग हमेशा इस जगह पर पहरा देते रहे, जैसा कि उनके अवतार और बाकी 5 ऑटोकों के अवतार करते थे। रेप अंतरिक्ष मुड़ गया, जिससे प्रकाश की एक चमकदार सुरंग प्रकट हुई। इस प्रकाश सुरंग से कंधे से कंधा मिलाकर 2 आकृतियां निकलीं। एक लाल वस्त्र पहने ऑटोक टाइटेनोस का गंजा अवतार था और दूसरा एक लंबा दुबला पतला नीला वस्त्र पहने आदमी था जिसके गालों पर कुछ शल्क थे। दूसरा आदमी ऑटोक मोग था और उसकी आंखों में नीला प्रकाश बिखरा हुआ था। दोनों प्रकाश की सुरंग से बाहर निकले और सामान्य अंतरिक्ष में प्रवेश किया। डार्क नॉर्थ, हम पहले ही पहुंच चुके हैं। पहले मोग और मैं इस जगह की जांच कर लें। ऑटोक टाइटेनोस ने दूर के क्षेत्र की ओर देखा, जो घने काले कोहरे से भरा हुआ था और हवा में तैरते कई पॉकेट आयामों को घेरे हुए था। यही वह जगह थी जहां गोलियों का प्रतिरूप पहले फंसा हुआ था। ठीक है, जीनिंग उस अलग आयाम से इंतजार कर रहा था जहां उसे टेलीपोर्ट किया गया था। अब जब दोनों ऑटोक आ गए थे तो उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। इन दोनों के आने का कारण उनके द्वारा अनुसरण किए जाने वाले विशिष्ट दाव थे। ऑटोक मोग अंतरिक्ष दावबदसार के मार्ग पर चलता था और अंतरिक्ष पर सबसे अधिक नियंत्रण रखने वाला ऑटोक था। यही कारण था कि वह सिथेलैंड्स की रक्षा के लिए जिम्मेदार था। अगर कुछ भी होता तो वह अपनी आयामी महारत के कारण उसे भांप लेता। जहां तक ऑटोक टाइटेनोस की बात है, उसका मार्ग कर्म दावबदसार का था, जो उससे भी ज्यादा अविश्वसनीय दाव था। वह निंग से 2 बार मिल चुका था और परिणामस्वरूप दोनों कर्म से जुड़े हुए थे। ये संभव था कि वह निंग के स्थान का आभास कर पाता, उस कर्म के कारण जिसने उन्हें एक साथ बांधा था। ऑटोक मोग और ऑटोक टाइटेनोस के अवतारों ने सतर्कता से उस इलाके का जायजा लिया। ऑटोक टाइटेनोस ने पूछा, मोग, तुम्हारा क्या ख्याल है? जरा रुको, ऑटोक मोग ने कहा। उसकी नीली आंखें अपने आसपास के शून्य को देख रही थीं। हालांकि वह विशाल आयामी संरचना अब सुप्त हो चुकी थी, फिर भी उसकी पिछली सक्रियता के कुछ निशान अभी भी मौजूद थे, जिससे ऑटोक मोग को उसके पीछे के कुछ रहस्यों का पता लगाने में मदद मिली। उसकी निगाहों के सामने अंतरिक्ष कांप उठा और लहरें उठीं। अचानक उसने दूर तक देखा, फिर मुड़कर कई अन्य स्थानों को भी देखा। भौहें चढ़ाते हुए उसने कहा, डार्कनॉर्थ सही था। ये संरचना 9 अलग अलग स्थानों से सक्रिय हुई थी, जिनमें से प्रत्येक अविश्वसनीय रूप से दूर है। ये संरचना अद्भुत रूप से जटिल है और इसके आयामी कौशल का उपयोग मेरे अपने से कहीं बेहतर है। मैं उस आयाम को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ जहाँ डार्कनॉर्थ और उसकी टीम को टेलीपोर्ट किया गया है। ऑटोक मोग ने सिर हिलाया। तुम्हारा क्या हाल है, टाइटेनोस? डार्कनॉर्थ बहुत दूर है, मैं उसे सिर्फ कर्मों से नहीं ढूंढ सकता। ऑटोक टाइटेनोस ने भी भौहें चढ़ाईं। बादल आलस से आसपास मंडरा रहे थे। निंग का समूह बादलों के ऊपर ही रहा, बिना किसी जल्दबाजी के आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाए। डार्कनॉर्थ, हम उस सटीक जगह का पता नहीं लगा पा रहे हैं जहां तुम फंसे हो, ऑटोक टाइटेनोस ने जवाब दिया। हमारा एकमात्र विकल्प ये है कि तुम्हारा प्राइमल ट्विन भी यहाँ आ जाए। तुम्हारा प्राइमल ट्विन तुम्हारे असली शरीर को भांप सके, जिससे वह तुम्हें ढूंढ सके। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया। मोग सीधे फ्लेमड ड्रैगन रियल्मवर्स जाएगा और तुम्हारे प्राइमल ट्विन को यहाँ ले आएगा, ऑटोक टाइटेनोस ने कहा। जिस जगह तुम्हें कैद किया गया है वह शायद सिथे का एक बेहद अहम नेक्सस पॉइंट है। चूंकि हमें इसके अस्तित्व के बारे में पता भी नहीं था, इसलिए यह एक बेहद खतरनाक जगह रही होगी। बेतहाशा इधर उधर मत घूमना, बस वहीं रुको और हमारा इंतजार करो। निंग ने जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं इतना जल्दबाज नहीं हूँ कि बेतहाशा भागूं। इसके बाद दोनों पक्षों ने संपर्क तोड़ दिया। निंग को अब बहुत बुरा लगने लगा था। ऑटोक टाइटेनोस कर्म में कुशल था, जबकि ऑटोक मोग अंतरिक्ष में। फिर भी दोनों में से कोई भी उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। इसका मतलब था कि जिस संरचना ने उसे यहाँ टेलीपोर्ट किया था वह वाकई अद्भुत थी। कैसा रहा, डार्कनॉर्थ? गोलियों के आदर्श ने निंग की ओर देखा। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम यहीं इंतजार करेंगे। तानाशाह पहले ही आ चुके हैं, लेकिन हम जिस जगह पर हैं वहाँ हालात काफी स्थिर हैं। उन्हें शायद थोड़ा समय लगेगा, निंग ने कहा। हेगेमॉन टिया, हेगेमॉन फ्लैमलेफ्ट और बाकी सभी मन ही मन चकित थे। डाउल और डार्कनॉर्थ वाकई अद्भुत था। जैसे ही वह यहाँ फंसा, ऑटोक्स उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। ऑटोक्स पहले ही आ रहे हैं, शब्दों से साफ जाहिर था कि एक से ज्यादा ऑटोक्स आ चुके थे। ऑटोक्स आम साधकों की मदद करने के लिए कब से इतने तैयार हो गए? सिथे ने ये गुप्त स्थान क्यों बनाया? निंग ने आसपास के क्षेत्र पर नजर डाली। अपनी अद्भुत अंतर्दृष्टि के कारण वह दूर दूर तक फैला एक विशाल समुद्र देख पा रहा था। वह जानने को उत्सुक था कि इस क्षेत्र में क्या है, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने इसमें ज्यादा हाथ डाला तो उसकी जान जा सकती है। वह जल्दबाजी नहीं कर सकता था। बेहतर यही था कि वह ऑटोक्स के आने का इंतजार करे। ऑटोक मोग को निंग के काले वस्त्रधारी प्राइमल ट्विन को ढूंढने में मात्र 1 महीने का समय लगा तथा फिर उसे सिथेलैंड्स तक ले आया। काले वस्त्रधारी प्राइमल ट्विन निंग इस समय हवा में ऑटोक मोग और ऑटोक टाइटानोस के बगल में खड़ा था। मेरा असली शरीर और बाकी साधक वहीं उस स्थान से दूर टेलीपोर्ट हो गए थे। काले वस्त्रधारी निंग ने अंतरिक्ष के एक क्षेत्र की ओर इशारा किया, फिर 9 अलग अलग दिशाओं की ओर इशारा किया। उस आयामी संरचना के 9 अलग अलग स्रोत उन्हीं 9 दिशाओं से आए थे। वे सभी बहुत दूर स्थित थे। ठीक यही मैंने भी महसूस किया था, ऑटोक मोग ने सिर हिलाया। जब से उसने इस आयामी संरचना की खोज की थी, तब से वह काफी चिंतनशील अवस्था में था। जाहिर है वह इस संरचना पर विचार कर रहा था। डार्कनॉर्थ, तुम्हारा असली शरीर कहाँ है? ऑटोक टाइटेनोस ने पूछा।
मैं उसकी जगह भांप सकता हूँ। निंग ने सिर हिलाया। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप मुझे रास्ता दिखाने में मदद करें। ऑटोकमोग ने अंतरिक्ष में रास्ता बनाने में अगुवाई की, जबकि निंग के प्राइमल ट्विन ने उसका मार्गदर्शन किया। चाय की केतली उबालने में लगने वाले समय के बाद वे 5 या 6 लोक ब्रह्मांडों के बराबर दूरी तय कर चुके थे। रुको, वे एक ऐसे खाली अंधेरे क्षेत्र में पहुंच गए थे जहां कुछ भी नहीं था। काले वस्त्र पहने निंग उस शून्य में खड़ा था, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और अपने हर कदम के साथ 10 अरब किलोमीटर अंतरिक्ष में घूम रहा था। आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, निंग गोल गोल घूमता हुआ प्रतीत हो रहा था, जबकि ऑटोकमोग और ऑटोक टाइटानोस के अवतार दूर से देख रहे थे। अब ये तो अजीब है। काले वस्त्र पहने निंग ने उस जगह को देखा। ऑटोकमोग, ऑटोक टाइटानोस, मैं साफ साफ महसूस कर सकता हूँ कि मेरा असली शरीर हमसे 100 अरब किलोमीटर दूर है। फिर भी मैंने पाया है कि मैं चाहे कहीं भी जाऊं, मैं उसके और करीब नहीं जा सकता। अभी अभी मैंने दूसरे आयामों के सातत्यों में प्रवेश करने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी अपने असली शरीर के करीब नहीं जा पाया। 100 अरब किलोमीटर। ऑटोक टाइटानोस ने ऑटोक मोग की ओर देखा। मोग, तुम्हारा क्या ख्याल है? ऑटोक्स और निंग जैसे लोगों के लिए 100 अरब किलोमीटर की दूरी बहुत कम थी। स्पेस टाइम में एक कदम इतनी दूरी तय करने के लिए काफी था। फिर भी निंग का प्राइमल ट्विन उसके शरीर की असली स्थिति को भांप तो पाया, लेकिन उसके और करीब जाने में पूरी तरह असमर्थ था। यहाँ एक विशाल छिपा हुआ आयाम है। ऑटोकमोग ने उस क्षेत्र को देखा। उसकी आंखों से धुंधली नीली रोशनी की किरणें निकल रही थीं, जिससे अंतरिक्ष विकृत और विकृत हो रहा था। उसने शांति से कहा, यह विशाल आयाम बेहद खूबसूरती से बनाया गया है और बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग है। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आप इस आयाम के एक कदम भी करीब नहीं आ पाएंगे। यह निंग की पुरानी दुनिया, पृथ्वी पर चलने वाले मनुष्यों जैसा था। चाहे वे पृथ्वी की सतह पर कितना भी समय क्यों न बिताएं, वे पृथ्वी के केंद्र के और करीब कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसी सिद्धांत के अनुसार निंग इस छिपे हुए क्षेत्र के करीब जाने में पूरी तरह असमर्थ था। ये बिल्कुल सही है। हालांकि मुझे थोड़ा बहुत आभास हो रहा है कि यह यहाँ है, लेकिन मुझे इसकी बनावट में कोई ऐसी खामी नजर नहीं आ रही जिससे मैं इसे पकड़ सकूं। ऑटोकमोग ने कहा, अगर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन फिर से सक्रिय हो जाए और किसी बाहरी व्यक्ति को यहाँ ले आए, तो मैं टेलीपोर्टेशन प्रक्रिया के दौरान इसकी लोकेशन का पता लगा सकूंगा और फिर इसके लिए एक आयामी सुरंग खोल सकूंगा। हालांकि अभी यह पूरी तरह से छिपा हुआ है और हमसे दूर सीलबंद है। मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे किसी तरह इसे दूसरी बार सक्रिय करना होगा। काले वस्त्र पहने निंग को थोड़ी निराशा हुई। इस आयामी सुरंग ने कर्म को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया है। मैं कर्म के माध्यम से भी डार्कनॉर्थ के असली शरीर का पता नहीं लगा सकता। ऑटोक टाइटानोस ने निंग की ओर देखा। डार्कनॉर्थ, मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन हम दोनों में से कोई भी इस समस्या को इतने कम समय में हल नहीं कर पाएगा। मैं एकोंग और बाकी लोगों को भी इसका परीक्षण करने के लिए बुलाऊंगा। शायद उनमें से कोई सफल हो जाए। अगर तुम न भी कर सको तो भी कोई बात नहीं। मैं अंदर फंस सकता हूँ, लेकिन कोई भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। काले वस्त्र पहने निंग ने कहा, मैं कोई न कोई उपाय जरूर निकालूंगा। सावधान रहो। ऑटोक टाइटानोस और ऑटोक मोग को कुछ ज्यादा ही अपराधबोध हो रहा था। वे जानते थे कि अगर वे दोनों भी लाचार हैं, तो बाकी 4 के सफल होने की संभावना कम ही है। ऑटोक स्काईफीडर समय के दाव में निपुण था, ऑटोक एकोंग विनाश के दाव में निपुण था, ऑटोक बोलिन पंजे के दाव में निपुण था और ऑटोक स्टोनरूल ब्रह्म के दाव में निपुण था। मेरे असली शरीर का सिथिलेंस में प्रवेश किसी को बचाने के लिए था। गोलियों के आदर्श को, निंग ने कहा। मालकिन अपने 3 भाइयों को पुनर्जीवित करना चाहती है, जिनमें से एक तलवार के दाव का हेगमोन है। ओह, गोलियों का आदर्श, मैं उसे जानता हूँ। ऑटोक टाइटानोस ने सिर हिलाया। उसने मुझे ढूंढा था और मैंने उससे कहा था कि 1000 साम्राज्यों के बराबर का खजाना पाकर वापस आ जाए। निंग ने कहा, ऑटोक टाइटानोस, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप मालकिन को उसका ये सपना पूरा करने में मदद करें। छोटी सी बात है, ऑटोक टाइटानोस ने कहा, लेकिन जिस अदरवर्ल्ड में वह रहती है, उसे ऑटोक स्काईफीडर ने बनाया है। मैं उसे खुद ही यह काम करने दूंगा। उसके लिए उस अदरवर्ल्ड को सुरक्षित रखना और स्पेस टाइम को उल्टकर उन तीनों को जिंदा करना बहुत आसान हो जाएगा। ये कार्य हेगेमन्स के लिए अवर्णनीय रूप से कठिन था, लेकिन ऑटोक्स के लिए यह अतिरिक्त प्रयास से अधिक कुछ नहीं था। डार्कनॉर्थ, तुम्हें वहां अंदर सावधान रहना होगा, ऑटोक मोग ने गंभीरता से कहा। शुरुआत में हमें लगा था कि हमने सिथिलेंस की पूरी परिधि पर कब्जा कर लिया है और उन कुछ जगहों को सील कर दिया है जहां हम नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन साफ तौर पर हम गलत थे। कुछ छिपे हुए इलाके हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं था। मुझे लगता है कि सिथे लोग चुपके से हमें देख रहे होंगे और अपना समय बिता रहे होंगे। चिंता मत करो, अगर कोई सिथे 61 भी आएगा तो मैं उसे अपनी तलवार से मार डालूंगा, निंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उस धुंधले बादलों से भरे क्षेत्र में सफेद वस्त्रधारी निंग ने गोलियों के आदर्श से कहा, मालकिन, मैंने पहले ही ऑटोक्स से बात कर ली है। ऑटोक्स स्काईफीडर आपके तीनों भाइयों को व्यक्तिगत रूप से पुनर्जीवित करेगा। पैरागॉन की आंखों में आंसू आ गए और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। आखिरकार 2 आंसू गिरे, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। यह अकेली बर्फ की तरह ठंडी औरत आखिरकार मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान दीप्तिमान और खूबसूरत थी और निंग भी उसे देखकर दंग रह गया। यह एक ऐसी सुंदरता थी जो आत्मा की गहराई से उपजी थी, ऐसी सुंदरता और आनंद जो सचमुच संक्रामक था। धन्यवाद, डार्कनॉर्थ। गोलियों के आदर्श ने निंग की ओर देखा।
पुस्तक 41 अध्याय 14 द्वीप युद्ध। मैट पैरागॉन ऑफ पिल्स को कई लोग जानते थे, जिनमें एंजियोरफिएंट, हेगेमॉन टिया, हेगेमॉन फ्लैमलेफ्ट और लॉर्ड एनिहिलेशन भी शामिल थे। वे सभी जानते थे कि अपने सपने को पूरा करने के लिए वह कितनी उन्मत्त हो सकती है, और अब आखिरकार वह साकार होने वाला था। वे उस भावनात्मक उथल पुथल की कल्पना कर सकते थे जो उसने महसूस की होगी। यह उसके लिए दांवमज में सफलता से भी ज्यादा खुशी का पल था। उसे जो खुशी मिली वह जिंदगी और मौत से भी बढ़कर थी। बधाई हो, गोलियों के आदर्श, लॉर्ड एनिहिलेशन ने हंसते हुए कहा। बधाई हो, बधाई हो। एंजियोरफिएंट भी हंसा। हेगेमॉन टिया उन्हें देखकर मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक उदासी की झलक थी। पैरागॉन के भाई तो जिंदा होने वाले थे, लेकिन उसका प्रिय, जिसे वह जिंदगी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानती थी, उस व्यक्ति का जिंदा होना पूरी तरह नामुमकिन था। दुख ने बहुत पहले ही उसके दिल को मार डाला था, और उसने खुदकुशी सिर्फ इसलिए नहीं की क्योंकि उसने जीने का वादा किया था। हालांकि उस दिन के बाद से उसे जिंदगी की कोई परवाह नहीं रही, और इस तरह वह एक के बाद एक खतरनाक जगहों पर गोता लगाती रही, और बाकी कैओसवर्स में उसे पागल हेगेमॉन टिया का उपनाम मिला। मुझे थोड़ी खुशी हो रही है। पैरागॉन ऑफ पिल्स के चेहरे से आंसू जल्दी सूख गए, और वह खिलखिलाकर मुस्कुराई। मैं बहुत चिंतित थी, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे पता है कि ऑटोक्स स्काईफीडर मान गया है। हाँ, मालकिन, एक बार जब हम इस गुप्त आयाम को छोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो ऑटोक्स स्काईफीडर आपके साथ दूसरे ग्रह पर जाएगा और आपके 3 भाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए स्पेस टाइम को उलट देगा, निंग ने कहा। एक बार हम चले जाएं? पैरागॉन ने अचानक भौहें चढ़ाईं। डार्कनॉर्थ, क्या तुमने नहीं कहा था कि यह जगह बहुत खतरनाक है? यहाँ तो तानाशाह भी नहीं घुस पाएंगे। निंग ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने की पूरी कोशिश करूंगा, मालकिन। नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम यहाँ से बच निकलेंगे, पैरागॉन ने कहा। अगर मैं यहाँ मर गया तो मेरा अवतार भी तुरंत मर जाएगा। मैं उन तीनों को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। हालांकि मुझे पता है कि ऑटोक्स स्काईफीडर उन तीनों को पुनर्जीवित करने के लिए स्पेस टाइम को उलट देगा। अगर मैं उसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाऊंगा तो मैं सचमुच इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं समझ गया, निंग ने सिर हिलाया। तो फिर आप क्या सुझाव दे रही हैं, मालकिन? मेरा अवतार टिया और एनिहिलेशन के अवतारों के साथ है। मैं तुम्हें लोकेशन बता सकता हूँ। मैं ऑटोक्स स्काईफीडर से कहूंगा कि वह मेरे अवतार को ढूंढे और जब वह मेरे तीनों भाइयों को पुनर्जीवित करे तो उसे अपने साथ ले जाए। क्या ये स्वीकार्य है? पैरागॉन ने पूछा। शायद, निंग ने मना नहीं किया, क्योंकि उसे खुद भी पूरा यकीन नहीं था कि वे इस जगह से बच निकलेंगे। दाउगाट टॉवर इलाके में उसे कई बार अपनी तलवारबाजी का इस्तेमाल करना पड़ा था, और अब वे एक ऐसी रहस्यमयी जगह पर थे कि ऑटोक्स उसे ढूंढ भी नहीं पा रहे थे। ये जगह वाकई पहले वाले दाउगाट टॉवर से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। निंग ने तुरंत ऑटोक्स स्काईफीडर को संदेश भेजकर मदद मांगी। वह मान गई, और उसका असली शरीर क्विंटसिस से बाहर निकल गया। हालांकि कैओसवर्स इतना बड़ा था कि उसे पैरागॉन ऑफ पिल्स को ढूंढने में थोड़ा समय लग सकता था। चलो अभी आसपास के इलाके का पता लगाते हैं, लेकिन सावधानी जरूर बरतें। अभी कोई जोखिम नहीं उठाते। हम इसे तुम्हारे तीनों भाइयों के पुनर्जीवित होने के बाद के लिए बचा कर रखेंगे, निंग ने हंसते हुए कहा। गोलियों का आदर्श, हेगेमॉन टिया और बाकी सभी ने इस बात को स्वीकार किया। फुफ, निंग अकेले ही आसमान में उड़ गया और जल्दी ही 100 मिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर पहुंच गया। अरे, उसके ऊपर का आसमान एक विशाल नीले कटोरे जैसा था। निंग ने जब उसे देखा तो उसकी भौहें तन गईं और उसने आकाश पर दबाव डालने के लिए अपनी तलवार दाव डोमेन छोड़ दी। अफसोस, आकाश अतुलनीय रूप से लचीला था और उसने वास्तव में निंग को पीछे और नीचे धकेल दिया। ये वास्तव में काफी स्थिर है। ऐसा लगता है कि मेरे लिए इस जगह को अपनी पूरी ताकत से भेद पाना नामुमकिन है। निंग जल्दी ही इस नतीजे पर पहुंच गया। यहाँ पहुंचते ही उसे शक हो गया था कि शायद यही सच है। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक ही दाउगाट टावर से बनी डायमेंशनल हॉलवे चेन भी अविश्वसनीय रूप से स्थिर थी। ये जगह साफ तौर पर कहीं ज्यादा खतरनाक थी। कोई रास्ता नहीं था कि वह इसे आसानी से भेद सके। दरअसल उसके परीक्षण ने उसके शक की पुष्टि कर दी। फुसफुसाहट। निंग वापस नीचे उड़ गया और एंजियोरफाइंट, पैरागॉन ऑफ पिल्स, हेगेमॉन टिया और अन्य लोगों से फिर से मिलने के लिए नीचे उतर गया। हमें क्या करना चाहिए, दाओ लॉर्ड? लॉर्ड एनिहिलेशन ने पूछा। क्रूर बल से आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, निंग ने हंसते हुए कहा। हमें इस आयाम में कुछ कमजोरियां ढूंढनी होंगी और फिर उन्हें भेदना होगा। इतने बड़े आयाम के इतने स्थिर होने का मतलब है कि उसमें किसी न किसी तरह का आंतरिक ऊर्जा स्रोत या कोई संरचना होनी चाहिए जो उसे एक साथ रखे। हम इनमें से किसी एक को नष्ट करके बच निकलेंगे। मुझे दूर कुछ जीव जंतुओं का धुंधला सा आभास हो रहा है। निंग ने आगे क्षितिज की ओर इशारा किया। बहुत कमजोर जीव, चलो चलकर देखते हैं। बहुत कमजोर, एंजियोरफिएंट चौंका। ऐसी भयानक जगह में कमजोर जीव कैसे हो सकते हैं? लेकिन वे वाकई बहुत कमजोर लग रहे हैं। मैं शायद उन पर सांस लेकर उन्हें खत्म कर दूं, निंग ने कहा। चूंकि उसने पहले ही वादा कर दिया था कि गोलियों के आदर्श के भाइयों को पुनर्जीवित करने से पहले वे कोई खतरनाक काम नहीं करेंगे, इसलिए निंग फिलहाल संभलकर चलने वाला था। दाव के बारे में अपनी वर्तमान समझ के आधार पर वह खतरे को भांपकर उससे बच निकलने में सक्षम था, और साथ ही सौभाग्य की तलाश में भी। हालांकि इस तरह के छिपे हुए क्षेत्र में केंद्रीय नियंत्रण या अन्य महत्वपूर्ण बिंदु आमतौर पर बेहद खतरनाक होते हैं, इसलिए यहाँ खतरे से बचने का कोई रास्ता नहीं था।
कभी कभी आप जानते थे कि आपके सामने का रास्ता खतरनाक है, लेकिन फिर भी आपको उस पर चलना ही पड़ता था, क्योंकि केवल तभी आपके बचने की संभावना होती थी। फुफ। समूह तेजी से हवा में उड़ गया। उनके नीचे पानी का एक विशाल सागर था जो सचमुच असीम और अंतहीन लग रहा था। यहीं निंग तुरंत रुक गया और नीचे देखने लगा। उसके नीचे एक द्वीप था जिसका आकार करोड़ों किलोमीटर था। दरअसल ज्यादातर जगहों पर इसे महाद्वीप कहा जाता, लेकिन यह आयाम और इसमें समाया समुद्र इतना विशाल था कि ये द्वीप एक छोटे से कण से ज्यादा कुछ नहीं था। निंग जैसी बड़ी ताकतों के लिए इसे द्वीप कहना गलत नहीं होगा। इस द्वीप पर अनगिनत जीव जंतु फल फूल रहे थे। निंग ने नीचे की ओर देखा। उसकी नजर तुरंत इस पूरे द्वीप के सबसे शक्तिशाली प्राणी पर टिक गई। एक निर्जन क्षेत्र में 3 मानवरूपी प्राणी एक दुष्ट राक्षस से युद्ध कर रहे थे, जिसने लंबे काले वस्त्र पहने हुए थे। वह काफी सुंदर था और करिश्माई आभा बिखेरता था, लेकिन युद्ध में वह अवर्णनीय रूप से क्रूर और बर्बर था। तुम इंसानों ने मुझे कई बार मारा है, लेकिन तुम मुझे हमेशा के लिए नहीं मार पाओगे। मैं बार बार जिंदा हो जाऊंगा। आहा, मैं कितनी भी बार असफल हो जाऊं, लेकिन तुम एक बार भी असफल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर तुम असफल हुए तो मैं इस पूरे महाद्वीप के हर जीवित व्यक्ति का कत्ल कर दूंगा। आहा, एक छोटा सा राज जानना चाहते हो? मैं इतिहास में 5 अलग अलग मौकों पर ऐसा कर चुका हूँ। दुष्ट राक्षस की आवाज तीखी और कर्कश थी। यह मेरा छठा मौका होगा। अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरे सामने झुकना होगा। आखिरकार मुझे कुछ गुर्गों की जरूरत है। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन तुम काफी मजबूत हो। छोड़ो भी, यह महाद्वीप हमारा है सिथे। हम तुम्हारे जैसे दुष्ट राक्षस को यहाँ कभी भी बेलगाम नहीं होने देंगे। उन तीनों का नेता एक 6 भुजाओं वाला आदमी था जो 6 विशाल हथौड़ों से ताबड़तोड़ हमला कर रहा था। अफसोस, वह दुष्ट राक्षस बहुत तेज और फुर्तीला था। अगर बाकी 2 सदस्य न होते तो नेता बहुत पहले ही हार चुका होता। दल का दूसरा सदस्य एक लाल बालों वाला आदमी था जो युद्ध तलवार लिए हुए था और जिसका पूरा शरीर आग की लपटों में नहा रहा था। वह गुस्से से चिल्लाया, सीथे के वीर पुरुष तुम्हारे जैसे दुष्ट के आगे कभी नहीं झुकेंगे। दल की आखिरी सदस्य एक धूसर वस्त्रधारी महिला थी और दूर से हमला करने के लिए अपने जादुई खजानों को नियंत्रित करते हुए उसके चेहरे पर बर्फीली सी चमक थी। उसने रूखी आवाज में कहा, हम सिथे तुम्हारे जैसे दुष्ट राक्षस के आगे झुकने के बजाय युद्ध में मरना पसंद करेंगे। निंग, गोलियों का आदर्श, एज्योरफाइंड और बाकी सभी लोग आसमान में ऊपर से ये सब देख रहे थे, बल्कि यह सब देखकर हैरान थे। सिथे के वीर पुरुष। निंग ने पलकें झपकाईं। यह वाक्यांश इतना अजीब क्यों लग रहा है? सिथे लोग किसी दुष्ट राक्षस के आगे झुकने की बजाय युद्ध में मरना पसंद करेंगे। अजूर राक्षस ने मन ही मन बुदबुदाया, ये तो बहुत दृढ़ निश्चय वाला बयान है। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि सिथे इतने निडर होते हैं। उनके नीचे के 3 मानवरूपी प्राणी केवल ज्येष्ठ देव, पूर्वज अमर स्तर के थे, जबकि दुष्ट राक्षस जाति का एक अत्यंत कमजोर सदस्य था। उसके और निंग द्वारा डाउगार्ड टॉवर के पास देखे गए दुष्ट राक्षसों के बीच बहुत बड़ा अंतर था। यह एल्डर गॉड स्तर की एक लड़ाई से ज्यादा कुछ नहीं था। निंग, द पैरागॉन ऑफ पिल्स, एज्योरफियन, लॉर्ड एनिहिलेशन, हेगेमॉन फ्लैमलेफ्ट या हेगेमॉन टिया जैसे लोगों के लिए ये चारों बहुत ही नाजुक थे। फिर भी वे इस द्वीप के सबसे शक्तिशाली प्राणी थे। निंग पहले सच कह रहा था जब उसने कहा था कि वे बहुत कमजोर हैं। हाँ, भगवान विनाश भी हंसे। हम जैसे साधकों के लिए सिथे एक विपत्ति हैं, एक दुस्वप्न है, अस्तित्व पर एक कलंक है। हालांकि सिथे जाति के कुछ कमजोर सदस्य भी हैं जो हमारे नश्वर प्राणियों जैसे ही हैं। शायद उन्हें सिथे होने पर गर्व है। निंग ने कहा, वे खुद को सिथे कहते हैं, लेकिन वास्तव में वे सच्चे सिथे नहीं हैं। वे सच्चे सिथे नहीं हैं। वहां उपस्थित सभी लोग हैरान होकर निंग को देखने लगे। गुरुजी, आपको ये कैसे पता? अजूरफिएंड ने पूछा। निंग ने आगे कुछ नहीं बताया, क्योंकि इसमें कई छिपे हुए रहस्य शामिल थे, जिससे एज्योरफिएंड और अन्य लोगों को अनावश्यक रूप से घबराहट महसूस होती। अगर वे सच्चे सिथे होते तो कैओसवर्स के सभी प्राइम एसेंस उन्हें अस्वीकार कर देते, जिससे उनके लिए दाव की शक्ति का इस्तेमाल करना नामुमकिन हो जाता। हालांकि उनके नीचे के तीनों मानव हर प्रहार में दाव का संचार कर रहे थे। उन्हें प्राइम एसेंस ने अस्वीकार नहीं किया। पुस्तक 41, अध्याय 15, गंदा। क्या तुमने सुना? उस छोटे शैतान ने अभी अभी कहा कि उसने इस द्वीप पर कई बार सारा जीवन मिटा दिया है। अजूर शैतान ने कहा। आश्चर्य की बात नहीं, जी, निंग ने उत्तर दिया। ये छिपा हुआ आयाम सिथेलेंस के भीतर है, जिसका अर्थ है कि दुष्टात्माएं यहाँ उभर सकती हैं। हालांकि उनके पीछे दाउगार्ड टॉवर की शक्ति के बिना वे काफी कमजोर हैं, फिर भी वे इस जैसे द्वीपों के लिए पूरी तरह से विनाशकारी साबित हो सकते हैं। इसके अलावा दुष्टात्माओं के सार स्रोत अन्य स्थानों पर भी स्थित हैं। मैं उन्हें अपनी तलवार से मार सकता हूँ और फिर कर्म के माध्यम से उनके सार स्रोतों का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर सकता हूँ, लेकिन इस द्वीप के जीव अपनी पूरी शक्ति का उपयोग केवल दुष्टात्मा से लड़ने और उसे बार बार मारने के लिए ही कर सकते हैं, लेकिन वे उसे पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाएंगे। पर्याप्त समय मिलने पर दुष्टात्मा एक बार फिर शक्तिशाली हो जाएगा और फिर इस द्वीप पर एक और आपदा ला देगा। गोलियों के आदर्श ने आह भरी। दुष्ट राक्षस हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन वे इस द्वीप पर रहने वाले अनगिनत प्राणियों के लिए सर्वनाश का प्रतीक हैं। हेगेमॉन टिया ने कहा, शायद यह एक तरीका है जिसका उपयोग सिथे अपनी जाति के सदस्यों को प्रशिक्षित करने और उन्हें संयमित करने के लिए करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। निंग की आंखें चमक उठीं। दुष्टों के जरिए दबाव डालने से ज्यादा ताकतवर विशेषज्ञ बार बार उभर सकते हैं। जैसे ही वे बात कर रहे थे, निंग और अन्य लोग द्वीप पर उतर आए।
आक्रमण करना। चलो एक व्यापक हमला शुरू करते हैं। तीनों मनुष्य अपनी हताशापूर्ण हमलों को शुरू कर रहे थे। हा हा हा, हताशा के दौरे, मैं तुम्हें एक आखिरी झटका दूंगा और तुम्हारी बची हुई सारी उम्मीदें मिटा दूंगा। मैं तुम्हारे चेहरे पर निराशा के भाव देखने के लिए उत्सुक हूँ, वो निराशा जो तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से निकलती है। जब मैं वो भाव देखता हूँ तो मैं उत्साहित हुए बिना नहीं रह पाता। वह दुष्ट वास्तव में प्रत्याशा से कांप रहा था। अचानक वार तलवार की रोशनी की एक लकीर उस दुष्ट राक्षस को चीरती हुई निकल गई। दुष्ट राक्षस के चेहरे पर अब भी वही विकृत खुशी थी, लेकिन एक ही पल में वह पूरी तरह धूल में मिल गया। निम्न की तलवार ने कर्म की रेखाओं का अनुसरण करते हुए उसे उसके मूल स्रोत से जोड़ा और उसे भी नष्ट कर दिया। उस दिन के बाद वह दुष्ट राक्षस जिसने अनगिनत पीढ़ियों से इस द्वीप और इसके जीवों को परेशान किया था, अब नहीं रहा। उस दुष्ट राक्षस को मारने में तुम्हारी मदद करना तुम्हारी यादों को खंगालने का एक तरह का प्रतिफल है। निम्न उन 3 से थे इंसानों की यादों को खंगालने लगा। उनके हमलों में दाव की शक्ति समाहित थी, जिसका मतलब था कि वे भी इस अराजकता लोक के मूल निवासी थे और इसलिए निंग ने उनके साथ सिथे की बजाय इंसानों जैसा व्यवहार किया। यही कारण था कि वह उन्हें अपने किए का बदला देना चाहता था। गुरु, अब जब आपने उस दुष्ट राक्षस को मार डाला है तो इस द्वीप पर अब कोई हमला नहीं होगा। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि सिथे द्वारा रचा गया संयम परीक्षण समाप्त हो गया है? अजूर राक्षस ने पूछा। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, निंग ने सहजता से कहा। एजियोरफियन ने पलकें झपकाईं। गोलियों का आदर्श, हेगेमॉन टिया, हेगेमॉन फ्लैमलेफ्ट और लॉर्ड एनिहिलेशन सभी निंग को हैरानी से देख रहे थे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेमिसाल चमकदार डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ के मुंह से ऐसे शब्द कैसे निकल सकते थे? वहां कई सम्राट और आधिपत्यवादी थे जिनका स्वभाव और भाषा तो और भी ज्यादा खराब थी। हालांकि वहां मौजूद लोगों के लिए डार्कनॉर्थ एक अतुलनीय रूप से ऊंचे कद का व्यक्ति था जो लगभग तानाशाहों के समकक्ष था। निंग को ये कहते सुनकर वे थोड़ा असहज महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। सच तो ये है कि निंग का दिल बिल्कुल सही था। वह जो भी महसूस करता बिना किसी छिपाव के कह देता। तो तुमने क्या खोज की है? गोलियों के आदर्श ने पूछा। वे तो बस बड़े देवता और अमर पूर्वज हैं। उन्हें बहुत कम जानकारी है, लेकिन उनकी स्मृतियों में एक महान और अजेय व्यक्ति के बारे में जानकारी जरूर है जो इस विशाल क्षेत्र के सभी 63 द्वीपों पर शासन करता है। उस व्यक्ति को वे महादानव हुआबो के नाम से जानते हैं और वह इतना अथाह शक्तिशाली है कि उसे कभी हराया नहीं जा सका और वह अपने एक हाथ के इशारे से पूरे द्वीप को मिटा सकता है। निंग हंसा। उनकी स्मृतियां बताती हैं कि महादानव हुआबो को इस जगह के बारे में उनसे ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। निंग और अन्य लोग चले गए और जैसे ही वे चले गए तीनों मनुष्यों को होश आ गया। अभी क्या हुआ? क्या चल रहा है? वह दुष्ट कहाँ है? तीनों पूरी तरह से हैरान थे। जब निंग ने उनकी यादों को खंगाला था तो उन पर इसका कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ा था। यह एक क्षणिक बेहोशी जैसा था। महादानव हुआबो 63 द्वीपों का शासक था और वास्तव में वह चौथे चरण का डाउलॉर्ड था। इस युग में और इन कमजोर साधकों के बीच वह सचमुच अजेय था। लेकिन निंग और उसकी टीम के लिए चौथे चरण का डाउलॉर्ड अभी भी बेहद कमजोर था, इतना कमजोर कि उसे बस एक सांस से ही खत्म किया जा सकता था। महादानव हुआबो अपने राजसी सिंहासन पर विराजमान था। उसके नीचे बड़ी संख्या में सुंदर स्त्रियां उसके लिए नृत्य कर रही थीं, जबकि हॉल के दोनों ओर जंजीरों में जकड़े कई प्राणी थे जिन्हें यातनाएं दी जा रही थीं। उसका व्यक्तित्व और स्वभाव बेहद विचित्र था। वह इन 63 द्वीपों का निर्विवाद अधिपति था और अनगिनत जीवों को उसने यातनाएं देकर मौत के घाट उतार दिया था। उसे यातनाएं देने में, उनकी अंतिम चीखें और चीखें सुनने में आनंद आता था। यही बात उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देती थी और यही वजह थी कि उसे आर्कफिएंड कहा जाता था। चेहरे पर मुस्कान लिए वह सुंदर महिलाओं को नाचते हुए देख रहा था और साथ ही अपने कैदियों की विशैली गालियां और विलाप सुन रहा था। वे मूर्ख सब पवित्र क्षेत्र भाग गए। और किस लिए? पवित्र क्षेत्र में कई शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं। हम तो उनके जूतों की पपड़ी से ज्यादा कुछ नहीं होंगे। महादानव हुआबो ने सोचा। पीछे रहना ज्यादा बेहतर फैसला है। मैं यहाँ लगभग अजेय हूँ और जो चाहूँ कर सकता हूँ। क्या यह अद्भुत नहीं है? जहाँ तक दाऊमज की बात है, क्या उन्होंने सचमुच सोचा था कि वे दाऊमज में सिर्फ इसलिए सफल हो जाएंगे क्योंकि पवित्र क्षेत्र की प्रमुख शक्तियां उन्हें मार्गदर्शन देंगी? मैंने सुना है कि उनकी सफलता दर बहुत कम है। पीछे रहना ही बेहतर विकल्प है। एहे, कल मैं कुछ और लोगों को पकड़ने जाऊंगा। जेल में बंद लगभग सभी लोग अब तक मर चुके होंगे। महादानव हुआबो बहुत अच्छे मूड में था। जहाँ तक खूबसूरत नर्तकियों की बात है, वे सभी डर से कांप रही थीं। हालांकि उनमें से किसी ने भी इसे जाहिर करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने सर्वशक्तिमान महादानव को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश की, इस डर से कि कहीं उन्हें भी यातना देकर मार न दिया जाए। अचानक कुल 6 लोग हॉल में दाखिल हुए। नृत्य रुक गया और महाराक्षस हुआबो के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। यहाँ तक कि उसके बगल में रखे शराब के प्याले से निकलती भाप भी हवा में जम गई, मानो समय ही रुक गया हो। अंदर आने वाली 6 आकृतियां थीं जी निंग, गोलियों का आदर्श, एजियोरफाइंड, हेगेमॉन टिया, हेगेमॉन फ्लैमलेफ्ट और लॉर्ड एनिहिलेशन। निंग के तलवार दाव क्षेत्र ने स्पेस टाइम को ही सील कर दिया था, जिससे समय पूरी तरह से ठहर गया था। नर्तकियों और महादानव को इस क्षण में जो कुछ हुआ था उसकी कोई याद नहीं होगी। चलो उनकी यादें देखते हैं। निंग आसानी से डाउलॉर्ड की यादों को टटोलने में कामयाब रहा। कुछ पल बाद उसने अपनी बात पूरी की, फिर पूरी तरह चुप हो गया। ये कैसा लग रहा है? बाकी सब निंग की ओर देखने लगे।
ये परेशानी भरा होगा, निंग ने कहा, फिर हंसते हुए बोला। लेकिन हमें ये शुरू से ही पता था। सीधे शब्दों में कहें तो इस डाउनलॉर्ड की यादें बताती हैं कि इस छिपे हुए आयाम में कुल 6 क्षेत्र हैं जहां नश्वर लोग रहते हैं, साथ ही एक उच्च पवित्र क्षेत्र और एक दुष्ट उजाड़ शोधन स्थल भी है। निंग ने कहा, 6 नश्वर लोक, पवित्र क्षेत्र और पाताल लोक मिलकर इस पूरे छिपे हुए आयाम का निर्माण करते हैं। कम से कम वह यही मानता है और उसकी यादें यही बताती हैं। 6 नश्वर लोक अत्यंत विशाल हैं और असंख्य नश्वरों और अनेक साधकों से भरे हुए हैं। हालांकि केवल वे साधक जो संसार डाउनलॉर्ड बनते हैं पवित्र लोक में प्रवेश के योग्य हैं। बेशक कई संसार डाउनलॉर्ड भी हैं जो 6 नश्वर लोकों में ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन अगर वे दावमज में सफल होते हैं और शाश्वत सम्राट बन जाते हैं तो उन्हें पवित्र लोक में प्रवेश करना होगा, निंग ने कहा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो प्रमुख शक्तियां पवित्र लोक से उतरकर उन्हें पकड़ लेंगी और फिर उन्हें दंडित करेंगी। गोलियों के आदर्श ने भौहें चढ़ाईं। ऐसा लगता है मानो पवित्र क्षेत्र ही वह जगह है जहां इस छिपे हुए आयाम की सभी प्रमुख शक्तियां एकत्रित हैं। तो फिर इस शोधन स्थल का क्या? पार्गेट्री वह जगह है जहां बेहद दुष्ट लोगों और महाशक्तियों द्वारा दंडित लोगों को निर्वासित किया जाएगा। वह जगह खतरनाक और वीरान दोनों है, निंग ने कहा। मेरा अनुमान है कि इस आयाम के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पवित्र क्षेत्र में ही रहते हैं। 6 नश्वर लोकों में मौजूद सबसे शक्तिशाली लोग चौथे चरण के डाउनलॉर्ड थे। पवित्र लोक वह जगह थी जहां असली महाशक्तियां एकत्रित थीं, जिसका अर्थ था कि 99% संभावना थी कि इस छिपे हुए आयाम के मुख्य नियंत्रण तंत्र भी वहीं स्थित थे। क्या इस आयाम के अनगिनत जीव सचमुच सिथे की संतान हैं? और इस जगह का इतिहास क्या है? हेगेमॉन फ्लैमलेफ्ट ने पूछा। ये जानकारी उसके जैसे चौथे चरण के डाउनलॉर्ड को नहीं पता होगी, निंग ने हंसते हुए कहा। हमें बस पवित्र क्षेत्र में जाना है। पवित्र क्षेत्र, बेशक ये कई बड़ी शक्तियों और भयानक सिथे जालों से भरा हुआ था। निंग को आश्चर्य नहीं होता अगर इसमें 10 दावगार्ड टावर होते। एक बार जब वे पवित्र क्षेत्र की ओर बढ़ जाते तो शायद युद्ध छिड़ जाता। हम वहां कैसे पहुंच सकते हैं? एजोर फाइंड ने पूछा। रियल्म गेट के जरिए, निंग ने कहा। लेकिन अभी समय नहीं आया है। चलो रियल्म गेट की ओर चलकर पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले मालकिन के तीनों भाइयों के पुनर्जीवित होने का इंतजार करते हैं। गोलियों का आदर्श मुस्कुराया। चलो चलें। निंग ने महादानव हुआबो की ओर देखा, जो अभी भी अपने सिंहासन पर बैठा था और उसके चेहरे पर एक जमी हुई मुस्कान थी। फिर उसने अपनी उंगली हिलाई। तलवार की रोशनी की एक किरण निकली जो महादानव की खोपड़ी से होकर गुजरी और उसकी आत्मा और सच्ची आत्मा को नष्ट कर दिया। इस दिन के बाद महादानव हुआबो, जो अनगिनत वर्षों से इन 63 द्वीपों का अधिपति था, उन लोगों के कारण मर गया जो सचमुच कहीं से भी आ गए थे। मरते हुए भी उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है या उसे कौन मार रहा है। मास्टर, आपने तो उसकी यादें पहले ही देख ली थीं। आपने उसे क्यों मारा? एजोरफियन घूरा। मैंने उसे इसलिए मार डाला क्योंकि मैंने उसकी यादें देखी थीं। निंग ने सिर हिलाया और बुदबुदाया, बिल्कुल गंदा। मैं सचमुच खुद को रोक नहीं पाया। निंग का समूह चुपचाप वहां से चला गया और पीछे अराजकता की स्थिति वाला महल छोड़ गया। पुस्तक 41, अध्याय 16, स्पेस टाइम रिवर्सल पुनरुत्थान। जी निंग के समूह को पहली बार इस छिपे हुए आयाम में भेजे जाने के लगभग 5 महीने बाद ऑटोप स्काईफीडर ने पैरागॉन ऑफ पिल्स और लॉर्ड एनिहिलेशन के अवतारों को उस अन्य स्थान पर लाया जहां वे रहते थे। ये स्पेस टाइम को उलटने और उन 3 सम्राटों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया शुरू करने का समय था। भगवान विनाश का दूसरा छंद। आकियस क्षेत्र, उत्पत्ति भूमि के प्रमुख क्षेत्र। ये स्थान लाशों से भरा हुआ था जो सभी इस दूसरी दुनिया पर नियंत्रण के संघर्ष में असफल हो गए थे। कोमल आंखों वाले और थोड़े मोटे ऑटोक स्काईफीडर ने प्राइम रीचेस के भीतर विभिन्न सम्राट श्रेणी के शवों पर नजर डाली, जबकि पैरागॉन और लॉर्ड एनिहिलेशन के अवतार सम्मानपूर्वक एक तरफ खड़े थे। लगता है ये काफी घमासान लड़ाई थी, ऑटोक स्काईफीडर ने कहा। ये एक दूसरा ब्रह्मांड है जिसे मैंने बहुत पहले ही बना लिया था। मैंने इसे 8 डोमेन में नहीं रखा, इसलिए इस संघर्ष में सिर्फ कुछ ही हेगेमॉन्स ने हिस्सा लिया। ब्लेसन डोमेन और बाकी 8 डोमेन में इतने विशेषज्ञ मौजूद थे कि ज्यादातर दस्तों के सदस्य आमतौर पर हेगेमोनिक स्तर पर होते थे। कभी कभी आपको एक अदरवर्स लॉर्ड या किसी शक्तिशाली सिथे हथियार के नियंत्रण में कोई व्यक्ति भी दिखाई देता था। इस प्रकार जब 2 प्रतिस्पर्धी टीमों को लड़ने के लिए कोई अदरवर्स मिलता था तो लड़ाई में लगभग 10 हेगेमॉन शामिल होते थे। हालांकि यहाँ प्राइम रीचेज में केवल 3 हेगेमोनिक लाशें थीं, साथ ही कुछ साधारण शाश्वत सम्राट भी थे। ये वास्तव में एक भयंकर युद्ध था, लेकिन इसमें शामिल लड़ाकों की शक्ति 8 डोमेन में देखी जाने वाली शक्ति से कुछ कम थी। 8 क्षेत्रों के बाहर अन्य लोग अत्यंत दुर्लभ हैं, गोलियों के प्रतिरूप के अवतार ने धीरे से कहा। इस अन्य लोक के आगमन ने सभी को पागल कर दिया। 4 हेगेमॉन जो सबसे पहले पहुंचे वे अपने अधीनस्थ लाए और इस अन्य लोक के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थे। एक भीषण युद्ध छिड़ गया और अंत में हेगेमॉन वेस्टफॉल की जीत हुई। मेरे 3 भाइयों ने मुझे बचा लिया, जिससे मैं बच निकला, लेकिन जो पीछे रह गए थे वे सभी इस अन्य लोक की शक्ति से दबे और बंधे हुए थे, जिसका अब एक स्वामी था। मृत्यु के अलावा उनके लिए कुछ भी नहीं था और वे ये जानते थे। हेगेमॉन वेस्टफॉल इतने दयालु थे कि उन्होंने प्रत्येक सम्राट को अपनी विरासत छोड़ने का अवसर दिया और उन्होंने उनकी लाशों को भी सुरक्षित रहने दिया। एक अदरवर्स लॉर्ड जो अपने अदरवर्स के अंदर होता, वह सामान्य दुनिया में बाहर रहने की तुलना में नाटकीय रूप से अधिक शक्तिशाली होता।
अदरवज उसका क्षेत्र था और अदरवज की अपार शक्ति ने ये सुनिश्चित किया कि वह स्वयं भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होगा। यही कारण था कि लोनली किंग किसी को अदरवज में खदेड़कर फिर उसे नष्ट करने के बाद तुरंत प्रसिद्ध हो गया। हेगेमन्स के बारे में क्या? जब उन्हें किसी अन्य शक्ति द्वारा सीधे दबा दिया जाता है तो वे एक उंगली भी नहीं हिला पाते। हालांकि डस्टफॉल द्वारा इस अदरवज को प्राप्त करने के कुछ ही समय बाद एक खतरनाक जगह पर साहसिक कार्य करते हुए उसकी मृत्यु हो गई। आखिरकार तुम भाग्यशाली रहे। एनिहिलेशन। गोलियों के प्रतिमान ने लॉर्ड एनिहिलेशन की ओर देखा। ये सिर्फ गति का मामला था, लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरी किस्मत खराब नहीं थी। लॉर्ड एनिहिलेशन मुस्कुराया। मैं अभी शुरू करता हूँ, ऑटोक स्काइफीडर ने कहा। बस वहीं खड़े रहो और देखो। समझ गया। भगवान विनाश और गोलियों के प्रतिमान दोनों के अवतारों ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। बाद वाले की आंखों में उत्साह दिखाई दिया। गड़गड़ाहट। ऑटोक स्काइफीडर तलवार हेगेमॉन की ओर देख रहा था, जो अभी भी अपनी विशाल गहरे नीले रंग की महान तलवार पर टिका हुआ था। उसके पीछे सफेद वस्त्रधारी वह आदमी था जिसकी पीठ पर 3 तलवारें थीं और साथ ही नीले कवच वाला वह आदमी भी था जिसने उसके सामने जमीन में 9 रक्तवर्णी तलवारें गाड़ दी थीं। उनके आसपास के क्षेत्र में समय तेजी से धीमा रुका और फिर उलटने लगा। फुफुफुफुफुफुफुफुफ। अनगिनत छवियां गुजर गईं, जिनमें निंग के इस क्षेत्र में आगमन की छवियां भी शामिल थीं। कुछ ही देर बाद ये पूरी तरह से इस दूसरी दुनिया के सबसे प्राचीन और सबसे प्राचीन दिनों में बदल गई। यह वह समय था जब तीनों युद्ध में मारे गए थे। मेरे सभी प्यारे दोस्त इस युद्ध में मारे गए। मैं तुम्हें किसी भी तरह माफ या रिहा नहीं कर सकता। उनके सामने मौजूद अस्थायी रूप से उल्टी छवियों में वे एक वीर वृद्ध को देख पा रहे थे, जो चांदी जैसे सफेद कवच पहने एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा था। हालांकि तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हें दोष नहीं देता। हम सब इस दूसरी दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। बस मैं ही जीतने वाला था। मैं तुम सबको अपनी अंतिम तैयारियां करने के लिए कुछ समय दूंगा। ध्यान रखना कि तुम ये समय बर्बाद न करो। मैं ये सुनिश्चित करने के लिए अवरोध भी लगा दूंगा कि आने वाले कई युगों में तुम्हारी लाशों को कोई नुकसान न पहुंचाए। किसी भी आधिपत्य या सम्राट ने उससे बहस करने की कोशिश नहीं की। ये सचमुच एक भयंकर युद्ध था जिसमें कई लोग मारे गए थे। ये पहले से ही बहुत उदारता थी कि विजेता उन्हें अपनी विरासत आगे बढ़ाने का समय दे रहा था। बड़े भाई, दूसरे भाई, हम कितने करीब थे, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। नीले कवच वाले उस आदमी ने कहा जिसने उसके सामने जमीन में 9 रक्तवर्णी तलवारें गाड़ दी थीं। हम कितने भी करीब क्यों न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हार गए। कम से कम हम तीनों भाई एक साथ मर तो पाएंगे। सफेद वस्त्र पहने उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान थी। जाहिर है उसने अपनी किस्मत को पहले ही स्वीकार कर लिया था। ये सब मेरी गलती थी। मांसल तलवारधारी हेगेमॉन ने आह भरी, लेकिन उसकी आंखें भी पूरी तरह शांत थीं। जब गोलियों की प्रतिमूर्ति ने ये देखा और सुना तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने अपने हाथों को कसकर भींच लिया और देखती रही। ठहर जाओ। ऑटोक स्काइफीडर उनके सामने की तस्वीर को घूर रही थी, जिससे उसके सामने समय थम सा गया। इस ठहरे हुए पल में वे तीनों अभी भी जिंदा थे। स्पेस टाइम, उलट जाओ। सच्ची आत्माएं, लौट आओ। ऑटोक स्काइफीडर भी काफी गंभीर हो गया। इस हेगेमॉन के सच्चे आत्मा के टुकड़े और उसके पीछे के 2 अन्य सम्राटों के सच्चे आत्मा के टुकड़े इस अन्य ब्रह्मांड के प्रमुख तत्वों द्वारा निगल लिए गए थे और उसके मूल में ही छिप गए थे। वे स्वयं अन्य ब्रह्मांड के साथ एक हो गए थे। वह अभी जो कर रही थी वह किसी पत्थर के मीनार की नींव के एक हिस्से को उखाड़ने जैसा था। अगर सही तरीके से नहीं किया जाता तो बहुत संभव था कि मीनार ही ढह जाती। किसी चीज को निगलना और पचाना तो आसान था, लेकिन उसे वापस बाहर खींचना बहुत मुश्किल। यहाँ तक कि इस दूसरी दुनिया के स्वामी भगवान विनाश भी ऐसा नहीं कर पाते। शुक्र है ऑटोक स्काइफीडर ही वह व्यक्ति थी जिसने इस अदरवज को बनाया था। अगर वह इसे नष्ट भी कर देती तो भी वह इसे ठीक कर सकती थी। अभी उसे बस इसे स्थिर रखना था। इकट्ठा हो जाओ, ऑटोक स्काइफीडर ने दूसरी बार चिल्लाकर कहा। इस बार अनगिनत ट्रूसोल के टुकड़े प्राइम रीचेज के सबसे गहरे हिस्से से बाहर निकलने लगे, फिर हवा में तैरने लगे। प्राइम रीचेज वह स्थान था जहां इस अदरवज के प्राइम एसेंस स्थित थे। देखने में सच्ची आत्मा के टुकड़े प्रकाश के छोटे छोटे कणों जैसे लग रहे थे। ये अनगिनत प्रकाश कण तीनों खड़े सम्राटों की ओर उड़ रहे थे। जैसे जैसे और अधिक प्रकाश प्रकट होता गया और स्पेस टाइम आगे बढ़ता गया, तीनों पूर्व भ्रामक आकृतियों के शरीर तेजी से ठोस होने लगे। गड़गड़ाहट। प्राइम रीचेज की पूरी धरती कांपने लगी। दरअसल पूरा विशाल अदरवज थोड़ा सा कांपने लगा। लॉर्ड एनिहिलेशन का चेहरा पीला पड़ गया और वह घबराहट से देखता रहा। यह उसका अदरवज था। अगर यह ढह गया तो वह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वह बस ऑटोक स्काइफीडर को देख सकता था। आवाज निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। ऑटोक स्काइफीडर स्वयं काफी शांत रहीं। बड़े भाई, गोलियों का आदर्श ये सब उत्सुकता से देख रहा था। जैसे जैसे तीनों आकृतियां अधिकाधिक ठोस होती गईं, उनमें प्रकाश की मात्रा बढ़ती गई और उनकी आभा भी अधिकाधिक वास्तविक होती गई। उनकी आंखों में प्रकाश की एक झलक दिखाई दी, एक ऐसा प्रकाश जो जीवन और चेतना का प्रतीक था। धमाक, धमाक, धमाक। आखिरकार तीनों आभाएं पूरी तरह स्थिर हो गईं और हेगेमॉन और उसके दोनों भाइयों की आंखों में आश्चर्य के भाव उभर आए। जिंदा, वे फिर से जिंदा हो गए। बड़ा भाई, दूसरा भाई, तीसरा भाई, उत्साह से अभिभूत गोलियों का आदर्श सीधे उनकी ओर बढ़ा। ऑटोक स्काइफीडर ने उनके 3 अक्षत शवों का इस्तेमाल करके उन्हें पूरी तरह से जिंदा कर दिया था। अगर उनके शरीर गायब भी हो जाते तो भी वह उन्हें जिंदा कर सकती थी, लेकिन इसके लिए ज्यादा मेहनत लगती।
आखिरकार एक हेगेमोनिक शरीर को फिर से बनाना कोई आसान काम नहीं था। छोटी बहन, महातलवारधारी आदमी ने गोलियों के आदर्श की ओर देखा, फिर पास खड़े अपने 2 भाइयों की ओर। दूसरा भाई, तीसरा भाई। गोलियों की प्रतिमूर्ति ने उस हट्टे कट्टे आदमी को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। अपने 3 भाइयों की मौत के बाद उसने बहुत कुछ सहा था। छोटी बहन, हृष्ट-पुष्ट आदमी ने गोलियों के आदर्श को गले लगा लिया। उसके चेहरे पर एक उलझन भरी नजर थी। वे सच्चे भाई बहन नहीं थे, बस प्यार जताने के लिए एक दूसरे को इस तरह बुलाते थे। सच तो ये है कि वे प्रेमी थे। हा, हम वापस जिंदा हो गए। हा, हम सब वापस जिंदा हो गए। नीला कवच वाला आदमी तीनों में सबसे ज्यादा उत्साहित था। बड़ा भाई, तीसरा भाई, छोटी बहन, सफेद वस्त्रधारी आदमी ने मन ही मन उनसे कहा। उसकी नजर दूर खड़े ऑटोक स्काईफीडर पर केंद्रित थी। ये ऑटोक ही था जिसने हमें वापस जिंदा किया, है ना? वह उन तीनों में सबसे शांत था जिन्हें अभी अभी जिंदा किया गया था। गोलियों का आदर्श तुरंत होश में आ गया। वह जल्दी से मुड़ी और ऑटोक स्काईफीडर की ओर कृतज्ञतापूर्वक झुकी। मेरे तीनों भाइयों को बचाने के लिए धन्यवाद, ऑटोक। हेगेमोन और उसके दोनों सम्राटों ने कहा, हमारे जीवन को बचाने के लिए धन्यवाद, ऑटोक। शानदार, तुम वास्तव में एक ऑटोक को हम तीनों को बचाने के लिए राजी करने में कामयाब रहीं। और ऐसा लग रहा है कि तुम खुद एक हेगेमोन बन गई हो, छोटी बहन, नीले कवच वाले आदमी ने मन ही मन कहा। ऑटोक स्काईफीडर ने चेहरे पर एक शांत मुस्कान के साथ कहा, मैं डार्कनॉर्थ के कहने पर आई थी। बेशक मैंने इसे गंभीरता से लिया। ठीक है, अब जब यह मामला खत्म हो गया है तो मेरे जाने का समय हो गया है। सकुशल यात्रा, ऑटोक। लॉर्ड एनिहिलेशन ने राहत की सांस ली। ऑटोक वाकई प्रभावशाली थे। उनकी दूसरी दुनिया पर इस प्रक्रिया का कोई खास असर नहीं पड़ा था। सकुशल यात्रा, ऑटोक। गोलियों के आदर्श और बाकी सभी ने एक बार फिर सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। ऑटोक स्काईफीडर ने एक कदम बढ़ाया और शून्य में गायब हो गया। हा, बधाई हो मेरे दोस्तों। भगवान विनाश ने मुस्कुराते हुए तीनों भाइयों की ओर झुककर प्रणाम किया। मुझे लगता है कि गोलियों का आदर्श आपसे कई बातें करना चाहता है। मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। जब आप खाली हों तो विनाश के चर्च में मेरे मेहमान बनकर आना। भगवान विनाश का अवतार भी एक कदम पीछे हट गया और शून्य में विलीन हो गया। छोटी बहन, तुम सचमुच अद्भुत हो। नीला कवचधारी आदमी अभी भी बहुत उत्साहित था। जहां तक उस बलवान व्यक्ति का प्रश्न है, उसने प्रेम के स्नेहपूर्ण प्रदर्शन में गोलियों के आदर्श का हाथ पकड़ना जारी रखा। छोटी बहन, ऑटोक ने कहा कि वह डार्कनॉर्थ के कहने पर आए हैं। ये डार्कनॉर्थ कौन है? वह जरूर कोई बड़ी ताकत होगी। क्या वह भी ऑटोक है? सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने पूछा। ठीक है, मुझे जो पता है उसके आधार पर किसी ऑटोक को किसी हेगेमोन को पुनर्जीवित करने में मदद के लिए राजी करना लगभग नामुमकिन है। वह हट्टा कट्टा आदमी भी खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, आखिर ये डार्कनॉर्थ वाला कौन है? वह एक ऑटोक से अपने काम करवा रहा था और जाहिर है वह खुद आया भी नहीं। पुस्तक 41, अध्याय 17, रियल गेट पर आक्रमण। अगर आप किसी से किसी काम में मदद मांगने वाले होते तो कम से कम खुद तो आते ही, है ना? ये बात तब और भी सच हो जाती जब आप किसी ऑटोर्क से मदद मांग रहे होते। ऑटोर्क इस डार्कनॉर्थ वाले को कितनी इज्जत दे रहे थे कि वो खुद न आने पर भी आ गया। हा, गोलियों का आदर्श हंसा। डार्कनॉर्थ एक डाउलॉर्ड है, एक डाउलॉर्ड जो डाउमच को विफल कर चुका है, लेकिन वास्तविक शक्ति में वह ऑटोक्स के बेहद करीब है। क्या? तीनों हैरान थे और यकीन नहीं कर पा रहे थे। एक डाउलॉर्ड जिसने डाउमच को नाकाम कर दिया था, उन्हें ऐसे लोगों के लिए जरा भी सम्मान नहीं था। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो सत्ताधारी ऑटोक्स का करीबी था, वे सोच भी नहीं पा रहे थे कि यह कैसे संभव था। हेगेमोन उसके लिए चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं है। उन्हें मारने के लिए उसे उन पर वार करने की भी जरूरत नहीं है। आइसपीक आर्मी के लोनली किंग जैसा कोई ही उसके हमले के लायक है, लेकिन लोनली किंग को मारने के लिए उसे बस एक बार वार करना था, पिल्स के प्रतिमान ने कहा। उसके ऑटोक्स के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं और उसी ने ऑटोक स्काईफीडर को यहाँ आने के लिए राजी किया था। उसके तीनों भाई सचमुच दंग रह गए। ये डार्कनॉर्थ वाकई एक अविश्वसनीय व्यक्ति था। दरअसल बड़े भाई, गोलियों के आदर्श ने ठहाका लगाते हुए कहा, वह वास्तव में आपके मानद शिष्यों में से एक है। क्या? मेरा? हट्टा कट्टा आदमी उसे घूर रहा था, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मेरा मानद शिष्य? छिपा हुआ आयाम। जब से जी निंग और अन्य लोगों को पता चला कि यह आयाम 6 नश्वर लोकों, एक पवित्र लोक और एक शोधन स्थल में विभाजित है, तब से वे आराम करने और नश्वर लोकों में विचरण करने लगे थे। योजना ये थी कि गोलियों के प्रतिमान के 3 भाइयों के पुनर्जीवित होने तक इंतजार किया जाए, उसके बाद ही वे लोकद्वार में प्रवेश का जोखिम उठाएंगे। बधाई हो पैरागॉन ऑफ पिल्स। बधाई हो मालकिन। जी निंग, अजूर फाइंड, टिया, फ्लेमलेफ्ट और एनिहिलेशन, सभी ने बधाई दी। उन्होंने बधाई के उपहार भी तैयार किए। सभी साफ साफ महसूस कर सकते थे कि गोलियों की प्रतिमूर्ति का आभामंडल कैसे बदल गया था। पहले वह कितनी एकाकी, ठंडी और दूर दराज लगती थी, अब ऐसा लग रहा था जैसे सर्दी चली गई हो और बसंत आ गया हो। उसके चेहरे पर एक बेकाबू मुस्कान थी और उसकी खुशी पूरी तरह से संक्रामक थी। अब जब मैं उनसे दोबारा मिल चुका हूँ तो मुझे सचमुच कोई पछतावा नहीं है। पैरागॉन ने निंग की ओर देखा। डार्कनॉर्थ, मैं तुम्हें हर चीज के लिए शुक्रिया कहना चाहता हूँ। निंग ने कहा, अगर आकियस क्षेत्र में मुझे जो अंतर्दृष्टि मिली और आपने जो मदद दी वह न होती तो शायद मैं ओमेगा दाव के मार्ग पर चल ही नहीं पाता। मैं अपनी वर्तमान शक्ति के स्तर तक भी नहीं पहुंच पाता। यदि उसे दावमज में सफलता और हेगेमोन बनने, संयुक्त सुप्रीम दाव के माध्यम से
या दाव मज में असफल होने लेकिन अनंत ओमेगा दाव में महारत हासिल करने के बीच फिर से चुनने की अनुमति दी गई तो वह संभवतः अभी भी बाद वाले विकल्प को ही चुनेगा। क्यों? क्योंकि अगर ओटोप भी यूवेई को पुनर्जीवित नहीं कर पाए तो ओमेगा दाव ही उसके लिए एकमात्र मौका था। भले ही वह असफल रहा, फिर भी वह 10,000 से ज्यादा अराजकता चक्रों तक एक चमकदार व्यक्तित्व बना रहेगा। जहां तक निंग का सवाल है, यह अनंत काल तक सामान्यता से बेहतर था। गोलियों की प्रतिमूर्ति को अब जीवन में कोई पछतावा नहीं था। अब वह सभी खतरों का पूरी शांति और धैर्य के साथ सामना कर सकती थी, यहाँ तक कि मौत का भी सामना मुस्कुराते हुए कर सकती थी। हालांकि निंग प्रतिमूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और भी दृढ़ थी। वह अभी अभी अपने प्यारे भाइयों से मिली थी। अगर उसे यहीं मरना पड़ा तो क्या ये सचमुच एक दर्दनाक विदाई नहीं होगी? एक बार हेगेमन्स मर गए तो उन्हें वापस जिंदा करना लगभग नामुमकिन होगा। उसका बड़ा भाई सिर्फ इसलिए जिंदा हुआ था क्योंकि उसकी मौत किसी और दुनिया में हुई थी। अगर पैरागॉन ऑफ पिल्स यहीं मर गया तो उसे वापस लाना नामुमकिन होगा। फुफ, वे हवा में उड़े और तेजी से रियल्म गेट के स्थान पर पहुंच गए। ये रियल्म गेट है। उन्होंने कई महीनों तक कई अलग अलग डाउनलॉड्स की यादों को खंगाला था। नतीजतन वे इसे तुरंत पहचान पाए। गुरु, हमें सीधे इस आयाम में टेलीपोर्ट कर दिया गया था। मुझे लगता है कि इस आयाम के असली शासक को हमारे प्रकट होने का पता बहुत पहले ही चल गया था, एजोरफियंट ने कहा। इससे पहले हम नश्वर लोक में थे। नश्वर लोक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें खतरा पैदा कर सके, इसलिए इस आयाम का नियंत्रक हमें दूर से छू नहीं सकता था, न ही वह आप पर सीधे हमला करने की हिम्मत कर सकता था। लेकिन एक बार जब हम लोकद्वार से गुजरकर पवित्र लोक में पहुंच जाएंगे तो चीजें अलग होंगी। हम खतरे से घिरे होंगे। सहमत? निंग ने सिर हिलाया। उसने बहुत पहले ही इस संभावना के लिए तैयारी कर ली थी कि इस जगह के मालिक को उसकी मौजूदगी का पता चल जाएगा। पवित्र क्षेत्र की यात्रा ही हमारी एकमात्र आशा है, गोलियों के आदर्श ने कहा। डार्कनॉर्थ, तुम इतने शक्तिशाली हो कि इस जगह छिपे सिथे विशेषज्ञ तुम्हें कभी भी निष्पक्ष लड़ाई के लिए चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने अभी तक हमला नहीं किया है। हमारे रिकॉर्ड बताते हैं कि जब भी डाउनलॉर्ड्स पवित्र क्षेत्र के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत करते हैं तो शक्तिशाली विशेषज्ञ उन्हें पकड़ने और दंडित करने के लिए उतर आते हैं। इसका मतलब है कि सिथे विशेषज्ञों का इस जगह पर उतरना संभव है, लेकिन वे नहीं उतरे। क्यों? क्योंकि वे तुमसे डरते हैं, डार्कनॉर्थ। लेकिन तुमने अपना डाउमज विफल कर दिया, जिसका अर्थ है कि अंततः तुम्हारी सच्ची आत्मा के टूटने से तुम मर जाओगे। ऐसा होने पर सिथे शायद हम सभी पर हमला करके उन्हें मार डालेंगे। मैं भी अपना बाकी जीवन इन नश्वर लोकों में बिताने को तैयार नहीं हूँ, निंग ने हंसते हुए कहा। निष्पक्ष मुकाबले में सिथे एक्सल्ट भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। अगर 4-5 एक्सल्ट भी उस पर हमला कर दें तो उसकी गति और फुर्ती को देखते हुए अगर वह चकमा देने पर ध्यान केंद्रित करता तो वे उसके कपड़ों को छू भी नहीं पाते। उनकी क्षमता में बहुत अंतर था, लेकिन अगर उनके विरोधियों को डाउगार्ड टावर्स की मदद मिल जाए तो ये बेहद मुश्किल हो जाएगा। चलो, दायरे के रास्ते आगे बढ़ते हैं, निंग ने अपना दायरा पेश करते हुए कहा। वे सभी 6 लोग दायरे में दाखिल हुए। उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें यात्रा के लिए इसकी जरूरत थी, बल्कि इसलिए कि वे इससे मिलने वाली अतिरिक्त सुरक्षा का लाभ उठाना चाहते थे। दायरे बेहद मजबूत होते थे, इसलिए उन्हें भेदना कोई आसान काम नहीं था। रियल्म गेट 1 लाख किलोमीटर ऊंचा और बेहद विशाल था। उससे चकाचौंध करने वाली रोशनी निकलती थी और उसका आकार एक विशाल द्वार जैसा था और उसके चारों ओर का स्थान कई तहों में मुड़ा हुआ और विकृत था। झपट्टा, निंग और बाकी लोग निंग के तलवार दाव क्षेत्र से सुरक्षित और घिरे हुए साम्राज्य के रास्ते आगे बढ़े। जैसे जैसे वे द्वार के करीब पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि मुड़ी हुई आयामी तहें उनकी प्रगति में बाधा डाल रही हैं। हालांकि निंग के लिए वे बसंत की हवा के अलावा कुछ नहीं थे जो उसके रास्ते को जरा भी नहीं रोक पा रही थीं। हम अंदर जा रहे हैं, सब लोग सावधान रहें। निंग को अपने अवचेतन मन से खतरे की चेतावनी का एहसास हो रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। इस जगह से बच निकलने और जिंदा रहने का यही उनका एकमात्र मौका था। देर करके समय कैसे खरीदें? सिथे से ज्यादा देर करने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार रियल्म शिप इंद्रधनुषी रियल्म गेट में उड़ गई। तेजी से गेट के अंदर पहुंचते ही उसे एक बेहद स्थिर सुरंग दिखाई दी जो मुड़े हुए आयामी अंतरिक्ष की कई परतों से बनी थी। फुफ, यह क्षेत्र यान इस स्थिर आयामी सुरंग से तेज गति से गुजरा। निंग की वर्तमान शक्ति के कारण वह सभी बाधाओं को पार कर सकता था और दूर स्थित दुनिया के अद्भुत आभामंडल को पहचान सकता था। पवित्र क्षेत्र का आभामंडल काफी विशाल और शक्तिशाली था और इसमें कहीं ज्यादा विशेषज्ञ भी थे। क्रैक क्रैक क्रैक, अचानक पहले से स्थिर सुरंग टूटने लगी और दूर आयामी तहों के किनारों में 2 अजीब त्रिकोणीय हथियार प्रकट हुए। निंग के पीछे आयामी सुरंग के किनारों में भी 2 और हथियार प्रकट हुए। उनके प्रकट होने से ही आयामी सुरंग में दरार पड़ने लगी। अच्छा नहीं, निंग का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। उसने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत अपने तलवार दाव क्षेत्र का आकार नाटकीय रूप से बढ़ा दिया, जिससे तलवारों की एक बड़ी रोशनी प्रकट हुई और चारों त्रिकोणीय हथियारों पर जोरदार हमला किया। चारों त्रिकोणीय हथियारों के नुकीले किनारे थे जिनसे प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। ये प्रकाश किरणें बेहद पतली थीं और अंतरिक्ष को आसानी से चीर सकती थीं। निंग का तलवार दाव क्षेत्र प्रकाश की 4 किरणों का विरोध नहीं कर सकता था। प्रकाश की प्रत्येक किरण अपार ऊर्जा और शक्ति का प्रतिनिधित्व करती थी और ये चारों किरणें निंग के राज्य की ओर निकल पड़ीं। कितना भयानक हथियार है!
निंग ने तुरंत ही उस क्षेत्र को एक अनियमित पैटर्न में चलने के लिए प्रेरित किया, जैसे वह बहती और अस्त व्यस्त सुरंग से गुजर रहा हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा हो। वह क्षेत्र अपने आप में एक तलवार की तरह था, जिसका इस्तेमाल सचमुच एक अद्भुत तलवार कला का प्रदर्शन करने के लिए किया जा रहा था। फुसफुस 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 फुसफुस। प्रकाश की चारों किरणें उस दायरे के पास से गुजर गईं, उसे छू भी नहीं पाईं। शुक्र है कि मैंने अंतरिक्ष तलवार दाव में महारत हासिल कर ली। निंग ने राहत की सांस ली। वे एक आयामी सुरंग के भीतर थे। जैसे जैसे सुरंग बहती गई, यहाँ का स्थान और भी अस्त व्यस्त होता गया। उन 4 त्रिकोणीय हथियारों ने अभी अभी बेहद पतले आयामी ब्लेडों से हमला किया था, और ऐसे अस्त व्यस्त वातावरण में किसी के लिए भी उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए चकमा देना लगभग नामुमकिन था। हालांकि निंग ने अपनी अंतरिक्ष तलवार दाव की बदौलत ऐसा ही किया था। धमाका 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 धमाका। उन 4 त्रिकोणीय हथियारों का आकार अचानक नाटकीय रूप से बढ़ गया जब वे निंग के राज्य की ओर बढ़े। निंग उनके द्वारा उत्पन्न विशाल खतरे को भांप सकता था। गोलियों के आदर्श एजियोरफाइंड और राज्य के अन्य लोग देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। वे इस स्तर के हमलों का समय पर जवाब भी नहीं दे पाते। यहाँ आओ। निंग तुरंत उस दायरे से बाहर निकला और उसे वापस अपनी संपत्ति दुनिया में खींच लिया। उन त्रिकोणीय हथियारों से निपटने के लिए वह सिर्फ दायरे पर निर्भर नहीं रह सकता था। स्नेक। निंग ने अपनी पीठ पर रखी म्यान से एक उत्तर धनुष तलवार निकाली। मैं उन्हें अपने पास नहीं आने दे सकता। ऐसा लगता है कि उनमें आत्मविस्फोट करने की क्षमता है। निंग के वर्तमान स्तर को देखते हुए वह भविष्य की कुछ संभावनाओं को अस्पष्ट रूप से देख पा रहा था। इसलिए निंग ने अचानक अपनी तलवार बाहर फेंक दी। फुफकार। निंग ने तलवार को चाबुक की तरह उछाला, जिससे तलवार की रोशनी की एक हल्की धारा किसी खूबसूरत नाले की तरह बह निकली। पानी हवा में उछलता हुआ एक चमकदार अंदाज में चमक रहा था और एक त्रिकोणीय हथियार की सतह से हल्की सी टकरा रहा था। वह त्रिकोणीय हथियार अपनी दिशा से हटकर दूसरे त्रिकोणीय हथियार से टकराने से खुद को नहीं रोक पाया। अब और खिलवाड़ नहीं। निंग ने अपने आसपास लगभग ढह चुकी सुरंग पर नजर डाली। उनके आगे सुरंग का अंत और पवित्र क्षेत्र था। उसने तुरंत अपनी तलवारबाजी का इस्तेमाल करके सारे विरोध को बलपूर्वक चीरते हुए बाहर निकल गया।